जो विषय है, टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेकोरेटिव विनियर। और आज जो पोस्ट कोविड के बाद का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में डेकोरेटिव विनियर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं राजीव पराशर, एडिटर, प्लाई रिपोर्टर मैगजीन, सभी का स्वागत करता हूं। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सज्जन दोकानिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ड्यूरियन इंडस्ट्री। सज्जन जी इस इंडस्ट्री में 1981 में एज ए वुड पैनल ट्रेडर इस इंडस्ट्री में इन्होंने प्रवेश किया था। इसके बाद 1985 में इन्होंने फर्नीचर इंपोर्ट के साथ ड्यूरियन एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया था। इसके अलावा जो ड्यूरियन ग्रुप है आज डेकोरेटिव विनियर, प्लाईवुड, लैमिनेट, डोर की मैन्युफैक्चरिंग में है। और सज्जन जी ने एक इंटरव्यू में हमें बताया था कि विनियर उनके सबसे दिल के करीब है। तो सज्जन जी आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं टाइमेक्स विनियर के डायरेक्टर सुरेश गाला जी हैं। टाइमेक्स विनियर एक डेकोरेटिव विनियर इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड के रूप में जाना जाता है। ऐसे टाइमेक्स ग्रुप डेकोरेटिव विनियर के अलावा प्लाईवुड, डोर, एसीपी, लैमिनेट में भी मैन्युफैक्चरिंग है। टाइमेक्स ग्रुप के पास सबसे बड़ा रेंज करीब 1000 से ज्यादा विनियर की वैरायटी इनके पास हमेशा रेडी स्टॉक अवेलेबल होता है। इसके अलावा करीब 50 से ज्यादा विनियर एक्सक्लूसिव रेंज इनके पास मौजूद होता है। टाइमेक्स विनियर ने 2006 में इंडिया में डाइड विनियर और रिकॉन विनियर का भी प्लांट लगाया है। इसके साथ इनके पास 3 स्लाइसर यूनिट है। सुरेश भाई काफी पॉपुलर हैं विनियर इंडस्ट्री में और ट्रेडर में काफी ये एक चर्चित शख्स हैं। सुरेश भाई आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। थैंक यू राजीव जी। इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यूरो डेकोर विनियर। जीतू भाई हैं, ये धीरज भाई है, धीरज नंदू जी। हालांकि ये इस बिजनेस में आने से पहले रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में थे। 1998 में धीरज भाई ने डेकोरेटिव विनियर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। धीरज भाई अपने ट्रेड में ट्रेडर्स के बीच, रिटेलर्स के बीच, शोरूम्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। काफी इनोवेटिव इनके पास आइडियाज रहते हैं विनियर को दिखाने के लिए, बेचने के लिए। करीब 250 से ज्यादा नेचुरल विनियर की रेंज इनके पास है और करीब 150 से 200 डाइंग विनियर की रेंज है। और यूरो डेकोर ग्रुप इंडिया का पहला ग्रुप है जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से डाइड विनियर बनाते हैं। इनका यहाँ पे यूनिट है। धीरज भाई आपका स्वागत है आज के इस पैनल में। थैंक यू राजीव भाई। जी सर। इसके बाद मैं सानिध्य मित्तल जी का स्वागत करूंगा। सानिध्य जी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हालांकि 2012 से सानिध्य जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और शुरुआती दौर में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे, अपने प्लांट पे, फैक्ट्री फ्लोर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस, इस पर इन्होंने काफी लंबा वक्त दिया और फंडामेंटल प्लाईवुड बिजनेस के फंडामेंटल को बहुत बखूबी समझा। और इनका एक रोल जाता है कि जो ग्रीन प्लाई के कन्वेंशनल मार्केटिंग से प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए और इससे कंपनी को काफी फायदा हुआ। 2017 से सानिध्य जी ने ग्रीन प्लाई के बिजनेस ऑपरेशन में मार्केटिंग और सेल्स को भी बहुत करीब से देखने लगे और डिसीजन मेकिंग सेल्स और मार्केटिंग में भी आने लगे। इसके अलावा जो इनका शौक है, फार्मिंग इनका शौक है, प्लांटेशन सेक्टर इनका शौक है और ट्रेवलिंग भी इनका शौक है। 2 साल पहले जो अभी वुडक्रस्ट ब्रांड ग्रीन प्लाई ने लॉन्च किया है, सबसे अभी विनियर इंडस्ट्री में देखा जाए तो वुडक्रस्ट सबसे यंग ब्रांड है और 2 साल में वुडक्रस्ट ने पहले ही साल करीब 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कंट्रीब्यूट किया ग्रीन प्लाई के बिजनेस टर्नओवर में। तो सानिध्य जी आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। इसके बाद जो अगले हमारे पैनलिस्ट हैं अखिलेश चितलांगिया जी। 2010 में इन्होंने ड्यूरो प्लाई ग्रुप ज्वाइन किया था और सेल्स मार्केटिंग ये हेड करते हैं। ड्यूरो नेचर सिग्नेचर जो डेकोरेटिव विनियर का ब्रांड है, अखिलेश जी बहुत करीबी से देखते हैं। इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली आने का निर्णय लिया ताकि ये अपने डेकोरेटिव विनियर प्रोडक्ट को, ब्रांड को बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर सकें और ड्यूरो एक क्वालिटी प्रोडक्ट
विनियर में जाना जाता है। दिल्ली के कीर्ति नगर में इनका एक अच्छा शोरूम है और शोरूम पे काफी अच्छा फुटफॉल रहता है और उस शोरूम को बनाने में अखिलेश जी ने बहुत मेहनत किया है। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज के इस पैनल में राकेश चांदना जी काफी एक्सपीरियंस हैं, यमुना नगर में इनकी विनियर की यूनिट है। राकेश जी बहुत ही स्पिरिचुअल, इथिकल, एक काइंड हार्टेड पर्सन है और बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं। सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके व्यवहार की, इनकी ईमानदारी की। और 96 में राकेश जी ने डेकोरेटिव विनियर की मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और इनके पास जो विनियर की रेंज है वो काफी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ विनियर वो बनाते हैं, एकदम यूनिक इनोवेटिव काइंड ऑफ विनियर बनाते हैं। और इनका शौक है, विदेशों में काफी जाते हैं, काफी ट्रेवल करते हैं और अच्छे विनियर चुन करके लाते हैं। और विनियर इनका बहुत एक समझने की पैशन है, विनियर का पुलिस का सिलेक्शन इनका पैशन, एक पैशन माना जाता है। तो राकेश जी, आपका इस पैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच राजीव जी, थैंक यू जी। अगले हमारे मॉडर्न अत्रेय लाखोटिया जी हैं। टाबू विनियर काफी एक नोन ब्रांड है विनियर इंडस्ट्री में, वर्ल्ड में। और अत्रेय लाखोटिया जी इलाइट बिल्डिंग मटेरियल्स जो कंपनी है उसके डायरेक्टर हैं और जो इलाइट बिल्डिंग मटेरियल है टाबू विनियर का इंडिया में सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। अत्रेय जी is the director of Elite Building Material and sole distributor of Tabu Veneer in Indian subcontinent with offices in Delhi, Mumbai and franchisee for Maharashtra and Gujarat. Tabu is the only company globally that has an in-house production of all three types of veneer: natural dyed and recon veneers. They have a range of more than 550 items that are standard and available in stock in multiple sizes and quantity. Atreya ji, वेलकम टू यू। नमस्कार, थैंक यू। हमारे इस आज के पैनल में सबसे यंग और सबसे डिफरेंट जगदीश कुलारिया जी हैं। नरसी एंड एसोसिएट्स के ये डायरेक्टर हैं और नरसी भाई ने बहुत नीचे से अपना एक काम चालू करके नरसी एंड एसोसिएट्स आज इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट में एक बहुत बड़ा नाम है। बॉम्बे में इनका हेडक्वार्टर है और ये काफी हाई एंड प्रोडक्ट, काफी कारपोरेट ऑफिसेस बनाते हैं और देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड वास्ट एक्सपीरियंस गिव्स एक्सेप्शनल वैल्यू टू देयर customers, making them a preferred choice of leading architects, PMCs and reputed Indian and multinational companies. Their prestigious client includes top name in sectors like banking, IT, BPO, retail, multiplex, pharmaceutical, hospitals, airport and many more. तो जगदीश कुलारिया जी से हम जानेंगे, ये काफी क्वांटिटी में विनियर भी यूज करते हैं और आने पोस्ट कोविड के बाद जो सिनेरियो बदला, इस बदलते सिनेरियो में किस तरीके से इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म क्या सोचती है, विनियर के कंजम्पशन को लेकर के उनका क्या मानना है, तो इस पर वो अपना विचार रखेंगे। कई सवाल उनसे इस पैनल में पूछा जाएगा। मिस्टर जगदीश कुलारिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब जो इसके बाद मैं स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा यूरोप प्रतीक ग्रुप। यूरोप प्रतीक आज का जो वेबिनार है उसके वो स्पॉन्सर हैं और इस प्रोग्राम का उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं उनके लिए फ्लाई रिपोर्टर टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। यूरोप प्रतीक इज द बिगेस्ट डेकोरेटिव सरफेस कंपनी इन इंडिया, currently having more than 20 brands, which include decorative wall panels, exclusive laminates in acrylic and PVC, good-looking lowers, cork panel, flooring, asbestos and molding. इनके पास करीब 150 शहरों में, हिंदुस्तान के 150 शहरों में इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और करीब 5000 डीलरों में ये काम करते हैं। इंडिया में जो सरफेस डेकोर पैनल प्रोडक्ट जैसे चारकोल, लोअर्स, पीवीसी लैमिनेट, एक्रेलिक लैमिनेट्स, ये लाने वाले यूरोप प्रतीक पहले हैं कहेंगे। और इनके पास जो रेंज है, जो स्टॉक है, उसका कोई जवाब नहीं है। और इनके पास करीब 2500 डिजाइन है जो पूरे इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ मैनेज करते हैं। साथ ही यूरोप प्रतीक का 30 एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं पूरे भारत में और इनके ब्रांड एम्बेसडर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती ऋतिक रोशन जी यूरोप प्रतीक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि यूरोप प्रतीक आज इस हमारे वेबिनार का
एक स्पॉन्सर किया है, उसके लिए हम प्लाई रिपोर्टर की तरफ से आपके बहुत ही आभारी हैं। इसके बाद जो होस्ट जो हमारे वेबिनार शुरू हुए हैं 12 अप्रैल से, और एक पॉपुलर होस्ट हमारे बीच हैं प्रगत द्विवेदी जी। ही इज द फाउंडर ऑफ प्लाई रिपोर्टर, और काफी डेटा एनालिसिस प्रगत जी के दिमाग में हमेशा डेटा चलते रहता है। तो मैं प्रगत जी आपका स्वागत करूंगा। और प्रगत जी आप सुन रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट सुन रहे हैं प्रगत जी? Yes, yes, I'm listening. Thank you very much, Rajiv. तो प्रगत जी आप आगे का जो जर्नी है अभी इस वेबिनार की उसको आप आगे बढ़ाइए, और आपका भी स्वागत है इस पैनल में। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके इतने फैन फॉलोइंग हैं अभी कि अपने ट्रेड में, इंडस्ट्री में, और काफी लोग हमेशा फोन करके बोलते रहते हैं कि प्रगत जी बहुत लाजवाब जमा देते हैं 1.5 घंटे के शो को। धन्यवाद, थैंक यू राजीव, एंड थैंक यू। आई वेलकम ऑल द पैनलिस्ट on Ply Reporter, this forum webinar series, we can call it COVID. I thank all the attendees. First of all, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सूरत, बड़ौदा, राजकोट, चेन्नई, हर एक जगह से जो वीनियर के सेलर्स हैं, टॉप सेलर्स हैं, they are there. मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी एक एक बात आपके दिल की बात होगी जो हम यहाँ पूछेंगे, ग्रिल भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, सीधी बात करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे कंफ्यूजन कोविड ने तो बहुत पैदा किया हुआ है, लेकिन ये यकीन है कि यहाँ के बैठे ये 8 पैनलिस्ट आपके उस सभी पेन पॉइंट का जवाब बहुत स्पष्टता से देंगे, क्रिस्प देंगे, टू दी पॉइंट देंगे। वीनियर जान है। हम कितना भी अच्छा प्लाईवुड लगा लें, हम कितनी भी अच्छी एडेसिव लगा लें, हम कुछ भी लगा लें, दिखता वीनियर है। वीनियर एक किंग ऑफ ऑल सरफेसिंग मटेरियल है, ऐसा मैं सुनते हुए 20 साल हो गया। वीनियर सबके बस की बात नहीं है, यह भी सुनते हुए 20 साल हो गया। मैं सैल्यूट करूंगा उन मैन्युफैक्चरर्स को जो सबके बस की बात नहीं है, उसको इन्होंने बस में कर रखा है। आई वेलकम ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने वीनियर को एक परिभाषा दी है, एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। मैं उन सभी अटेंडीज को और वीनियर रिटेलर को भी सैल्यूट करूंगा। वीनियर बेचना कोई आसान काम नहीं है, स्टॉक मेंटेन करना आसान काम नहीं है, लेकिन इन सभी ने अपने पैशन और दिल को लगाकर बहुत अच्छा फाइनेंस स्टेक पर लगा रखा है। और आज कोविड की इस भय के चलते उनके मन में जितने सवाल हैं, उसी वजह से आज ये सभी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं। अभी तक 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और मैं सबसे पहला सवाल धीरज जी से करूंगा। मोस्ट वेलकम धीरज जी। I wish you can unmute it. Yes. Dheeraj ji is one of the oldest player in veneer industry. प्रगत जी सॉरी, oldest तो डोकानिया जी है, हमारे से भी जूने हैं। One of the oldest है। It's all देखिए जिसके भी बाल पक गए veneer में, वो one of the oldest है। I welcome you and I will straight ask one thing. Yes. Sir. Is veneer going to be relevant in 2020? क्या वीनियर रेलिवेंट रहेगा 2020 में, या सस्ते प्रोडक्ट वीनियर को टेक ओवर करेंगे? सीधा सवाल, सीधा जवाब जी। प्रगत जी, मैं नमस्ते सबको बोलता हूँ, जो अपने ऑल द पैनलिस्ट, मेरे सीनियर्स भी इधर है, डोकानिया जी, राकेश भाई। आपके सवाल का जवाब देते हुए प्रगत जी एक चीज बताऊंगा कि वीनियर जो आपने कहा कि सस्ते वीनियर, तो सस्ते ऐसा नहीं है। हर एक हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, हर एक सस्ता या महंगा, हर एक चीज की अलग अलग ये जगह होती है और मार्केट होती है। और अपने जो जैसे हिंदुस्तान का अगर आप कंसीडर करें तो वीनियर जो डेकोरेटिव वीनियर सेगमेंट है, वो एक ऐसे भी आपने कहा कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट है वीनियर। और इट्स हार्डली द हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है उसका हार्डली 2 या 3% जो वर्ग है वही वो वीनियर यूज करता है, या तो वीनियर की जानकारी रखता है या वीनियर खरीदने की ताकत रखता है। तो ऐसे भी वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, और हर एक उसमें सस्ता या महंगे की बात नहीं है। इसमें वीनियर जो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या 2020 में वीनियर उतना ही ताजा तरीन और
चाहत में रहेगा जितना पहले था? सीधा चाहत सवाल। में तो रहेगा, चाहत में तो रहेगा, लेकिन जो खरीदने वाला वर्ग है वो उसका जो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है उसके ऊपर विनियर वो की तो खराब है सर, वो तो खराब है फाइनेंशियल सिचुएशन। कैसा कहाँ है? नहीं, हर एक की कैसा खराब, कैसा का डाउट ही नहीं है, खराब है। नहीं ये इंडिविजुअल प्रगति जी, ये इंडिविजुअल आदमी की बात कर रहे हैं अच्छा, कि हर एक आदमी आज मानो माहौल खराब है बोलते बराबर है, तो आज भी तो आप इंटरनेशनल या इंडिया में आप देखिए कितने आज एग्जांपल जियो का ही अभी 2-3 दिन से सुन रहे हैं कितने 1000 करोड़ मिले। तो पैसा जिनके पास है वही ऐसे भी डेकोरेटिव विनियर जो है वो जो रिच सेगमेंट है, रिच पीपल। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विनियर के जो चाहने वाले हैं वो पैसा कितना भी खराब हो वो पैसे वाले ही हैं और उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? दैट्स राइट। मैं राकेश चांदा जी से पूछूंगा। राकेश जी, आप काफी फेमस है क्रॉचेस बेचने के लिए, महंगे महंगे एक्सोटिक के लिए। तो राकेश जी, अभी आपको 2020 में जब बाजार में पैसे की बहुत तंगी है, क्या उन एक्सोटिक और महंगे क्रॉचेस का दाम मिलेगा आपको? प्रगति जी, जैसे धीरज भाई ने भी बात की है कि ऑलरेडी हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में है और विनियर के लिए जिसको विनियर यूज करना है वो विनियर यूज करेगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा समय हमें इस बारी ऐसा फील हो रहा है कि विनियर सेलिंग के लिए हमें शायद 2020 में वो टारगेट ना मिल पाए जो हमने 19 में अचीव किए हैं। उसके लिए मैं जरूर ये, क्योंकि वो तो पूरा माहौल ही है, उसमें तो हर एक ट्रेड उसमें इस समय शामिल है, खाली विनियर ही नहीं। तो 2020 में हमें वो टारगेट तो नहीं मिल पाएंगे। People who has money power will keep on using, but it will be in the industry it will be hit. ये संगीत जी कोई कह रहे हैं, यानी वो आपकी बात से सहमति जता रहे हैं। मैं अखिलेश चितलांगिया जी से पूछूंगा। अखिलेश जी, you have been there in the veneer segment, nature signature. You have been also catering to premium architects. What has been your experience in last 2 months? Feedback क्या रहा है? And straight बताइएगा, honesty वाला। प्रगति जी, फीडबैक हैज बिन मोर और लेस पॉजिटिव। जैसे धीरज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा कि जिस क्लाइंटेल जो विनियर लगाती है उनको 1-2 महीने की जो सदमा है, बट दे आर मेकिंग देयर होम। उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखे हैं, तभी वो अपना एक ड्रीम होम बना रहे हैं जहां 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं। तो that money has still been kept aside. Maybe expensive 350 रुपए फुट विनियर की जगह they may come down to 150-200 रुपए फुट की बजट पे। तो क्या लास्ट 2 महीने में बजट कट हुआ है? अभी तक जितनी भी इंडिकेशन है मुझे वैसा लग नहीं रहा है, बट इट इज वेरी अर्ली टू से, क्योंकि अभी मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हुई है। बट अभी तक वैसा कोई ज्यादा इंडिकेशन है नहीं जहां मैं सज्जन दोकानिया जी के पास आऊंगा। आपका अनुभव, विनियर को आपने बदलते हुए देखा है। भारत में विनियर ने रंग बदले हैं और उन रंगों को आपने निखरते भी देखा है, बदलते भी देखा है। यह कोविड तो अपने आप में एक पहली बार का सदमा है, जैसा अखिलेश जी कहते हैं। सज्जन दोकानिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट करें। आपका अनुभव इतने साल का, क्या विनियर डिप करके वापस उठेगा या विनियर डिप हुआ ही नहीं या होगा ही नहीं? इसमें ऐसा प्रगत जी, मैं इसको अब इसको हमें 2 नजरिए से देखना चाहिए। एक हम देखते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हम देखते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, आपका जो कहना है कि लैमिनेट विनियर को टेक ओवर कर लेगा क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, इसका मैं सीधी एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं एक लैमिनेट की कीमत 1000 रुपए होती है। वहीं पर अगर एक विनियर की मैं बात करता हूं तो एक एवरेज विनियर विद पॉलिशिंग कॉस्ट करीब 5-1 हजार रुपए का आपके पास पड़ेगा। तो आप ये इंडस्ट्री पॉइंट में आप हमेशा बात करेंगे कि ये 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया इन कंपैरिजन टू लैमिनेट। ठीक है, अब वहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक घर बनता है उसके अंदर में 100 शीट माल लगेगा, वहां उसको फर्क पड़ रहा है 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का सिर्फ फर्क पड़ रहा है अगर वो विनियर यूज करे या लैमिनेट यूज करे। अब आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पे आइए। जब कस्टमर अपना एक घर बनाता है तो उसके एक बजट होता है, जो मैं समझता हूँ एक मीडियम बजट पकड़ता हूँ मैं 1 करोड़ रुपए। अगर वो 1 करोड़ रुपए अगर अपने घर पे खर्च कर रहा है तो उसको जब ये पता लगता है कि मैं
4 लाख रुपए के डिफरेंस में मैं अपने घर में लैमिनेट यूज करूं इन कंपैरिजन टू वीनियर। अब आप इसमें डिसाइड करिए क्या वो वीनियर में जाना चाहेगा या वो लैमिनेट में जाना चाहेगा। व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज वी आर टॉकिंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं 4% की, वहां हम बात कर रहे हैं 5 टाइम्स की। इसलिए जब आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 टाइम्स के बेस पे बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में वो 1000 रुपए की चीज है 5000 की। लेकिन कस्टमर के लिए मेरे को ऐसा लगता है जैसे ही उसके पास में ये चीज आएगी कि सिर्फ 4% का फर्क है, करोड़ रुपए में 4 लाख रुपए मेरे खाली बचेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो लैमिनेट में कभी भी कन्वर्ट होना चाहेगा। बहुत ही क्लियर मैसेज है रिटेलर्स के लिए, डीलर्स के लिए, कि आपकी काबिलियत अगर समझाने की है, आपकी काबिलियत अगर कस्टमर्स की नीड को समझते हुए उनको परसेप्शन देने की है, तो चीज 5000 की है लेकिन एक्सपीरियंस लाखों का है। धीरज नंदू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। की बात से एकदम सहमत हूँ, और सज्जन भाई ने जैसे कहा, और प्रगत भाई आप अभी जैसे देख रहे हैं लास्ट 2 महीने से सभी लोग घर में है, तो हर एक आदमी का एक ये चीज होगा कि जहां आपने जिंदगी पूरी कमाई के पीछे लगा दी और जहां हमने वक्त गुजारा, तो ये क्वालिटी टाइम है, घर में है, तो घर बनाने में कोई जो क्लास है, जो विनियर लगाने वाला क्लास है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जैसे सज्जन भाई ने बोला, परसेंटेज वाइज ऑल्सो इट इज हार्डली 2 और 3% डिफरेंस। आप कॉस्ट की बात जो कर रहे हो, और जो हिसाब से सभी आज मेट्रो सिटीज में जो जगह के भाव है, जो रेट्स है फ्लैट के कंसीडर, जैसे 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ के जो फ्लैट्स ले रहे हैं, उसमें सज्जन भाई ने बोला 5-10 करोड़ 5-10 लाख रुपए का विनियर है। सज्जन भाई ने बोला तो आंख बंद करके आदमी ले लेगा, कोई मतलब यानी सस्ता या महंगा मैटर नहीं करता। अच्छा बायर क्वालिटी खरीदेगा, एक्सपीरियंस खरीदेगा, और वो एक्सपीरियंस जिसे बेचने आएगा वही विनियर बेच पाएगा। अत्रे लखोटिया जी से सवाल है। लखोटिया जी, you are an international player. Of late, in last 10 years, I have seen you visiting here and there, meeting so many people, flying towards Dubai, China, and talking to even international clients. Atre ji, what is the trend you are seeing abroad after COVID? You are in touch with international markets also. आप विनियर की डिमांड को क्या देख रहे हैं? क्या बाहर सेंटिमेंट्स बहुत डाउन नहीं है? क्या जीडीपी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं विनियर पे नहीं आएगा? सर नमस्कार, मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट्स एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग। देखिए, माय परसेप्शन, ये मेरा जो सोच है इस मैटर पर, एक तो इंडिया पर से एज अ कंट्री डज नॉट रियली फॉलो इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड वी डू नॉट इवन फॉलो देयर कंजम्पशन पैटर्न्स और बिहेवियर्स, बी इट more or less across all spectrums of products, especially luxury. Now, mere liye veneer is a luxury item. It is not a necessity. Building a home in India is unfortunately, or let's say fortunately, it is a necessity. So on an international pattern, veneer demand has generally been very stable. You've never seen these kind of rapid growths that have happened in India over the last 10 or 15 years. Which has never happened in an international market because it is always considered to be a luxury product. Unfortunately, हम लोग हिंदुस्तान में probably this is my thinking, in the perception of growth of top lines or affordabilities or whatsoever, a great segment of our veneers is now being treated as a commodity business, which should never be the case because internationally it has never been a commodity. Ab international demand is, but of course, very stagnant at the moment. Because over there, like I said, it is more as luxury. So at this moment, people are a little bit more averse. If you're talking about large hospitality groups, they've all decided, उन लोग ने सबने मोडल डिसीजन ले लिया है कि उन लोग अगले 2 साल के लिए कोई भी नए प्रोजेक्ट्स को ना हैंडल करेंगे ना अनाउंस करेंगे। वी डू नॉट नो कि आज आगे चल करके जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, हाउ मच ऑफ कंजम्पशंस आर दे गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट is also going to change the situations dramatically. तो जब वर्क फ्रॉम होम होएगा, कितने ऑफिसेस बनेंगे, मॉड्यूलर फर्नीचर्स जो विनियर में हाई एंड के हुआ करते थे वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आई डू नॉट नो। तो आपने अभी कहा कि इंटरनेशनली होटल प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स डिफर हो रहे हैं, शायद 2 साल तक अनाउंस ही ना हो। अब क्या उसको हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं? क्या यहाँ भी डिफर हो रहे हैं? डेफिनेटली हो रहे होंगे सर, 100%, but India has not seen an hospitality boom post 2018 last quarter.
entire 2019, the hospitality construction and hotel keys, like what we call it, that were supposed to come into the Indian market, वो आई नहीं है. और मेरे को लगता है जिस तरीके से कोविड का इम्पैक्ट हुआ है 2020 और 2021 में, the hospitality industry per se is going to suffer. This is my perception in terms of new availabilities of hotels. I understand. I have taken your point. I'll come straight to Narsi Associates Director, Mr. Jagdish. Jagdish ji, as a contractor, as a large turnkey contractor, you have been doing corporate offices, hospitality, hotels, and multiple projects. What is the impact do you see on veneer? See, as rest of the people have said, demand for veneer will always be there. People who have been using veneers, they'll be using it. We're talking about major projects, major commercial projects, IT projects. Most of them have been told to work from home. So the huge projects will see a bit of slump, but then the demand is there. People will actually, the only difference would be that there would be the duration of projects would increase. अगर जो project की timeline आपकी 3-4 महीने की थी, which would go down to say 6 months, because people would not be there at site. People deployed at site are scared to work. तो काम करने का ढंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. क्या इसका असर डेफिनेटली बाइंग और पेमेंट पे भी आ रहा है? Buying will happen in it'll stretch. For example, अगर आपका कुछ मटेरियल अगर 1 महीने में कंज्यूम हो रहा था, वो 1.5 month में कंज्यूम होगा. So that lag will be there, but demand will be there. There people who are using it will use it. The only thing is जो जिस स्पीड से काम हो रहा है वो स्पीड कम हो जाएगी, तो पीछे डिमांड will follow through. So demand is delayed, not denied, right? Yes, rightly said. Now what about the large projects? जैसे अत्रे जी ने कहा कि वो डिफर हो गए 2 साल के लिए इंटरनेशनली, और इंडिया में तो था ही नहीं लास्ट ईयर, है ना? तो आप क्या कहते हैं कि क्या so this तो थोड़ा बहुत था वो भी गया? प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑफिसेज लोग बना रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का तो कल्चर है, लेकिन प्रोजेक्ट्स विच आर इन हैंड, सो आने वाले 6 महीने तक वो प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे. प्रोजेक्ट विच आर इन हैंड, कंपनीज आर वेल टू डू, दे विल बिल्ड अप देयर ऑफिस व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, and products which are being used over there will be used. The only thing that I see is that it will stretch a bit. इसमें अगर जो काम होना था वो थोड़ा डिले होके काम होगा. अभी पिछले फैक्ट्री से लोगों की शुरू हो गई है. From your end, factories have started. From my end, being a manufacturer, being a fit out provider, my factories have started. But then मेरे site पे अगर काम नहीं होगा तो how will I put your product? So I'll take time to buy your product. फिर site पे जाएगा. This is regarding the commercial. ऑडियंस के लिए ये मैं बता दूं कि जो आउटकम अभी तक आ रहा है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करेंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे. लेबर्स नहीं है, सेंटिमेंट्स डाउन है, धीरे धीरे होंगे, लेकिन जिसे वीनियर लगाना है वो वीनियर ही लगाएगा. एक पॉइंट बहुत बड़ा जो ऐड किया लखोटिया जी ने कि वीनियर इंटरनेशनली एक लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया में सडनली जो शार्प राइज देखा लास्ट कुछ सालों में वो मल्टीफोल्ड था. वो क्यों था? इसका आंसर मैं सानिध्य जी से पूछूंगा कि ये जो राइज है वीनियर का, जो अत्रे जी ने शार्प हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, और क्या वीनियर प्राइस से जुड़ा है? क्योंकि मैंने देखा कि आप लोगों ने काफी स्ट्रेट मार्केटिंग की है, वुडक्रस्ट ने काफी प्राइस पॉइंट पर भी काफी वर्क किया है. हाउ डू यू सी कंपेयर टू वीनियर अ लग्जरी प्रोडक्ट and compared to a product for masses, how do you see veneer as a product in India? So I think veneer in India, we look at it in 2 ways. So one is teak and one is non-teak. So teak has become pretty much a commodity where everyone is talking about the price, and commodity के हिसाब से बिक रहा है, and everyone's trying to really achieve a lot of quantity. But when you talk about non-teak, I think that is still luxury and वो non-commodity की तरफ बिक रहा है. Even in our case, we talk teak separately and non-teak separately. And in the last 2 years, definitely हर एक company अपना turnover, अपना market share gain करने के लिए, हर एक everyone in the network also, everyone started selling. आज non-teak बेचने वाले specific लोग हैं जो stock रख के natural veneer का पूरा variety रख के बेचते हैं, but teak कोई भी रख लेता है and easily बेच लेता है. So because there are too many sellers also for teak, I feel it has become like a commodity. So when we talk about teak and a luxury, teak means commodity, economy,
and exotic. Yeah, please. Your voice, unmute. You have to unmute. Yeah, sorry. Look, I just wanted to add one point over here, which I think got missed out. We can never forget that veneer is a natural resource, so it is limited. Anything that is limited can never be treated as a pure commodity, be it teak or non-teak. There is a limit resource. आज मैं आप लोग यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, सब लोग प्लाईवुड में काम करते हैं. We have a classic example in front of our eyes to what happened to the plywood industry once Garjan logs got banned from Burma. लेकिन टीक में अवेलेबिलिटी बहुत एबंडेंट है, जबकि बाकी एक्सोटिक्स में उतनी एबंडेंस नहीं है. शायद यहाँ क्या हम उस सप्लाई और डिमांड के रेशियो से देख रहे हैं, अत्रे जी? No, there is, at the end of the day, there is less teak available in the world than American red oak. Just to give it to you as a number or as an example, right? It is just that teak is a cheaper product, but it can never be my point of difference over here is very simple. Ki anything that is a natural resource, okay, at the end you cannot treat it as a commodity. आज देखिए, oil also is a natural resource. It is a commodity. It is being treated as a commodity, but there is an end to it. Principally, you have a valid point. Market-wise, India always have a different. As you said, you never understand how India behaves. India is an altogether different market. You underline the same thing again, that Right. India is indeed a different market. Correct. Means there is a lack of, means देखिए, मेरे हिसाब से I believe that all the panelists over here through their same forum of all manufacturers, the exposure and the experiences that you all have, it is what it is. If you are able to translate it down the line through your own organizations as well as your dealers, distributors, shop owners and everything else, I genuinely, मेरे को हमेशा लगा है कि there is a lack of communication in our industry per se. There is a simple lack of communication, and देखिए ऐसा है, no relationship can be Lack of successful. communication का मतलब क्या है? Sir, यहाँ पर lack of communication मेरे हिसाब से is like this. What you are not being able to really convince your client. I'm talking now at a manufacturer's level. Okay. इसमें इंडीड मैं एग्री करूंगा. मैंने खुद बाजार में बहुत बार देखा है कि कई वीनियर सेलर वीनियर सिर्फ इसलिए बेचते हैं क्योंकि उन्हें वीनियर बेचने का मन करता है. वो वीनियर इसलिए नहीं बेचते क्योंकि वीनियर बेचना उनका पैशन है या उस आर्ट को समझते हैं. और मेरी कुछ दिनों पहले विपुल जी से बात हो रही थी, सुवेनियर, एंड ही सेड दैट व्हेन अ वीनियर सेलर इज नॉट सेलिंग द वीनियर बाय पैशन, बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड, पोस्ट कोविड शायद ही वो सरवाइव करे. राकेश जी, आप बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और एक बहुत सुंदर सवाल है, आनंद दागा जी पूछ रहे हैं कि क्या टीक का एबंडेंस इसे कमोडिटी कहना चाहिए? सानिध्य जी, आपने भी देखा होगा ये सवाल, क्या टीक एबंडेंस में बिके इसका मतलब वो कमोडिटी है? राकेश जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी, मैं लकोटिया जी जो बात कर रहे थे, टीक कुछ उसको एक हम लोग चीप लेवल पे बात कर रहे थे कि वो सस्ता प्रोडक्ट है. सर, जहां तक मुझे ध्यान है, जब से मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री में प्लाईवुड ट्रेडिंग में शुरू हुआ 1987 से, तब से टीक का विनियर पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ टीक होता था. उसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा विनियर के नाम पे बहुत ही रेयर हमारे पास कुछ इंडियन स्पीशीज आए थे, लेकिन सभी लोग सिर्फ टीक से परिचित थे. इसलिए इंडिया के अंदर वो टीक इतना ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है. और टीक के अंदर सिर्फ एक नेगेटिव हुआ, जब पहले हमने टीक शुरू करते थे तो उसकी थिकनेस आती थी 0.55. जैसे कमर्शियल में भी याद होगा सभी को, पुराने लोगों को, तब आती थी 1 mm की थिकनेस कमर्शियल फीस की. आज हमने टीक को इसलिए सस्ता प्रोडक्ट बना दिया है क्योंकि चाइना से हम जो ये विनियर ला करके, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि मैं आपको रोकूंगा, पॉइंट लूंगा यहाँ से, और मैं सीधे सुरेश जी के पास आऊंगा कि चाइना से टीक आ गया इसलिए सस्ता हो गया. सुरेश जी, आप बहुत एक्सोटिक में डील करते हैं. टाइमेक्स विनियर इज फ्रंट रनर इन दिस. सुरेश जी, सबसे पहले हमारा ये जो टॉपिक था और है वो ये है कि कोविड के बाद विनियर का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर रेडी है. वहां से हम आए कि बाजार में विनियर की डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी. पता चला कि नहीं, विनियर की डिमांड तो रहने वाली है, जिसको बेचने आता है वो बेच लेगा. बिल्कुल. होटल और उस बड़े प्रोजेक्ट में डिमांड डिलेड है, जैसा कुलेरिया जी और अत्रे जी ने कहा. बराबर. फिर बात आ गई कि विनियर में दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक टीक है, एक नॉन टीक है. नॉन टीक एक्सोटिक है, अच्छा बिकता है, जबकि टीक कमोडिटी है.
आपकी राय, आप एक वेटरन प्लेयर हैं, इसके बाद मैं अखिलेश जी के पास आऊंगा कि क्या टीक कमोडिटी है? बिल्कुल टीक कमोडिटी है और टीक का सेल भी बहुत है। इंडिया के हर काउंटर पे टीक तो बिकता ही है, चाहे वो विनियर बाकी डेकोरेटिव विनियर रखते हो या ना रखते हो, लेकिन टीक वो जरूर रखते हैं और टीक सब बेच लेते हैं, चाहे उनको नॉलेज हो विनियर का या ना हो। और काफी बड़ी मार्केट है टीक की इंडिया में। यानी टीक एज ए प्रोडक्ट हाँ जी, इंडिया के लिए कमोडिटी है, क्योंकि उसे बेचने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए। बिल्कुल। अखिलेश जी, आप कुछ ऐड करेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूँ that teak is the most popular product in India for whatever reasons. It is indeed also being sold on the price point. Sir, right? it is coming to the price point and उसका कारण है हमारी innovation teak में हुई है by making the thickness of the veneer पतला। जब आप 0.5 को 0.3 काटने लग गए, then you went to 0.2. Today, the average teak ply that is sold in India, उसकी face की thickness is close to 0.1 mm, maybe even less than 0.1 mm. Price innovation हुआ है as Good or bad? ये अच्छा है या बुरा है? सर, बुरा है। मैं एक बार सज्जन जी से पूछूंगा, सर विनियर की थिकनेस का घटते हुए 1 mm तक 0.1 तक आ जाना, ये विनियर बिजनेस के लिए धक्का है या ये कहीं ना कहीं इनोवेशन और एफिशिएंसी से जोड़ के देखा जाना चाहिए? सज्जन जी। मैं प्रगत जी इसको इनोवेशन मानूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब ये एज ए कस्टमर बात करूं या मैं कुछ भी, या आप ये समझो जब ये एक बार लग करके जब फिनिश होकर के जब एक बार ये इंटीरियर पर्पस में इसका पर्पस पूरा हो जाता है, किसको पता चलता है कि ये 0.1 है, 0.2 है या 0.5 है। और अगर आप इसको फॉरेस्ट को बचा सकते हैं इस चीज से, और हम अपनी ब्यूटी उतनी की उतनी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको बोल रहे थे दिस इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू एंड वन डे। तो जब उस तरह से जब अतरे बोल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको जितने दिन ज्यादा बचा सके उतना अच्छा है। यानी ripping it more, slicing it more thinner. Sanidhya wanted to add something. Yes, please, Sanidhya. I think I agree, and plus slicing it thinner and making it more cheaper makes it available for people who more people who can afford it, right? So now even a middle class person can probably afford a cheaper teak veneer and can have a good finish at his house. So it makes it affordable for more people. So definitely it's a innovation. So on the panel, there are two sides, two houses divided. One side is on the thicker side where quality, luxury and exoticness has a value. At the same time, on the other side, yes, there is a large segment जिसको veneer लगाने का मन है, वो टिक से ही खुश है, और उसको पतला देके अगर हम माल देते हैं तो वो इनोवेशन की कैटेगरी में आएगा, ना कि उस प्रोडक्ट की कहीं से कोई उस प्रोडक्ट को डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को एक्चुअली स्प्रेड कर रहे हैं, उसका मार्केट बढ़ा रहे हैं, और वो इनोवेशन की कैटेगरी में आता है। धीरज जी, क्या ये टीक वाला केस आने वाले कोविड के बाद बाकी विनियर में भी पतला कर करके हम लोग लैमिनेट से कम्पीट कराने वाले जो कस्टमर है उनको भी बदल सकते हैं क्या? प्रगत जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हम लोग तो शुरू से टीक करते ही नहीं है, नॉन टीक में ही है। लगभग 20-22 साल से हम लोगों ने, आप किसी से भी पूछ सकते हो बाजार में। मैंने सवाल पूछा कि क्या बाकी में भी, बाकी वाले विनियर में भी थिकनेस कम करते करते उसको और अटैकिंग बनाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सज्जन जी ने खुद कहा कि जो अगर कॉस्ट पॉइंट व्यू से देखा जाए तो पूरे प्रोडक्ट की जो घर में लगना है या ऑफिस में लगना है या जहां भी लगता है, अप्लाई करते हैं, 3 से 4% ही कॉस्ट आती है एवरेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें थिकनेस कॉम्प्रोमाइज करके कोई काम नहीं करना चाहिए। उल्टे ज्यादा पेड़ लगा के प्लांटेशन तो कर ही सकते हैं, तो खत्म होने की बात तो आती ही नहीं है कि ये चीज अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, या नॉन अवेलेबिलिटी। एज ए यूजर मैं जगदीश जी से एक सॉरी प्रगत जी, एक ही चीज है, मेरा मानना ये है कि आप भले 0.01 दो, 0.1 दो, 0.15 दो, 0.2 दो, बट
आप जिसे भी देते हो, आप जो भी ग्राहक को देते हो, उसको बता के दो कि दिस इज 0.2 या 0.3 या 0.5। फिर आप जैसे कस्टमर के ऊपर छोड़ दो कि उसको क्या चीज में लेना है। तो आप अगर थिकनेस नहीं बताते हो, नहीं बताता इज ये सवाल बड़ा दिस इज अनदर मॉरल या एथिकल जो बात करें वो मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, चाहे आपका डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या जो भी हो, आप उसको बता के दो कि ये थिकनेस है प्रोडक्ट का। एंड मैं ये चाहूंगा कि आगे भी वो जो ग्राहक को देते हैं, डीलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो। मेरा ऑब्जेक्शन है हम क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमें पता है, मतलब हमारे देश को पता है, लेकिन हम करते हैं कि नहीं ये भी हमारे देश को, मैंने दुकानदारों को पता है। मैं एक राकेश जी आपके पास आने से पहले एक बार जगदीश जी के पास जाऊंगा। जगदीश जी। हाँ जी, तो मेरा इसमें एक कहना होगा कि इफ यू गो लेसर ऑन द थिकनेस, दैट्स प्लेइंग विद द क्वालिटी। नहीं, मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा। और सारे रिटेलर्स को ये बात सुननी चाहिए, जो जगदीश जी बोलने वाले, मुझे नहीं पता क्या बोलने वाले, लेकिन ये सबको सुनना चाहिए, क्योंकि एक ही यूजर है यहाँ पर। जगदीश जी, जब थिकनेस पतली होके 0.1 और 0.15 और 0.2 हो जाती है, तो पॉलिश करते समय आपको क्या दिक्कतें आती हैं? सी पॉलिश करते टाइम तो दिक्कतें आएगी, इट प्लेज विद द क्वालिटी। पॉलिश करते टाइम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है, लेकिन इट इज ऑलवेज प्लेइंग विद द क्वालिटी। इफ यू गो लेसर ऑन द थिकनेस, थिकनेस कम होगी, वो इशू है। वेयर यू using matte polish, तो उसमें scratches, prone to scratches, you know, it tears off, तो वो that's an issue। लेकिन just to compromise, just to get down the cost, okay, getting down the cost is fine, लेकिन अगर आप quality, if you play with the quality, that somehow just for a period of 4-5 महीने के लिए अगर आप इतना सब R&D करोगे, that doesn't matter। अभी से on a positive note, आप 4 महीने में वैक्सीन बन जाती है कोविड की, so after that मैंने कमेंट भी किसी का देखा हुआ है, people are saying that demand for antibacterial panels will be more. This is just a phase of 4 to 5 months, max 6 months. Within that, you won't change your design preference कि वो इसमें veneer की जगह मैं कोई दूसरा पैनल लगा दूँ, antibacterial panel लगा लूँ. That's a good thing, but then I don't think that it goes into changing the design perspective. What a wonderful point you have added, Jagdish ji, that it is a momentary phenomena when people will add try and new substitutes which are cheaper, or maybe that is attracting a consumer to be used in place of veneer. At the same time, what you added is कि veneer के thickness को घटने से समस्या तो खड़ी होती है। हाँ, हम उस समस्या को पार पा लेते हैं, R&D करके, ऊपर नीचे करके, पॉलिश को संभाल के करके हम उसमें पार तो पा लेते हैं, और इसी को शायद इंडिया में जुगाड़ कहते हैं, और इसी को शायद इसी की मास्टरी अगर हो गई तो ये इंडीड इनोवेशन है। यानी अगर कोई पॉलिश करने वाला, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कारपेंटर, अगर कोई स्किल OEM अगर थिन वीनियर को यूज करना जानता है, इट इज डेफिनेटली एन इनोवेशन। बट इन masses people face difficulty in using thin veneers, so when there is a buyer, people must tell कि बेचने के पहले ये बता दो कि ये थिकनेस है, ताकि वो पॉलिश करते समय आपको या उस ब्रांड को गाली ना दे। राकेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्रगति जी, मैं दो तरह से हमारे यहाँ पर अभी बात चल रही है। एक, हम अगर वीनियर को थिकनेस को कम करते हैं तो डेफिनेटली हम प्राइस पे बहुत कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं, लेकिन मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि आप अगर मिनिमम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, अमेरिका, यूरोप के हिसाब से, आप 0.5 से नीचे जितना वीनियर में जाते हैं, आप उसकी नेचुरलिटी और उसकी डेप्थ को खोते चले जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज इज डिफरेंट थिंग। आप कभी भी कोई वीनियर को 0.1, 1.2, 1.5 की थिकनेस का देख लीजिए, और सेम वीनियर आप 0.5 का देख लीजिए, यू फील द डिफरेंस। और जो उसकी डेप्थ और जो उसकी आएगी, उसके लिए हम सबको जैसे अभी बात कर रहे हैं कि अगर सस्ता देना है तो सामने वाले को बोल के दें, और अगर अच्छा देना है तो उसको डेप्थ दिखा करके दें। यानी हमारा पॉइंट कहीं भटक गया, लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छा आया। या आई विल कम टू अखिलेश जी फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू अत्रे। Yeah, Akhilesh ji, you wanted to add something? I was adding, I'm agreement with Rakesh ji. Sir, this is a natural product. हर natural product की एक सीमा होती है। आज आप इंसान हो, हम भी एक natural product है। We cannot make ourselves कि हम 20-25 किलो के वजन पे a healthy human being लगने लगेंगे।
एक प्रोडक्ट की एक सीमा आती है, उस सीमा को ध्यान रखना पड़ता है. Yes, there is innovation, there is fantastic innovation, but what is the polishing that is happening in पतले veneer के ऊपर, and क्या humans के लिए is that safe, that quality of polish that is happening on this veneer? वो भी चीज ध्यान रखने की है. It is not only कि पतला बनाना. Rightly said. Yes, Atre. देखिए, मैं एक्चुअली मेरे को थोड़े मैसेजेस आए कि प्लीज हिंदी में बात करूं, तो फर्स्ट माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश ज्यादा ही हो जाता है, सिर्फ एक हैबिट है. बट देखिए, मैं कंप्लीटली एक अग्रीमेंट में हूं, जो सजन जी ने भी बोला, जो अखिलेश जी ने भी बोला, राकेश जी ने भी बोला, मिस्टर मित्तल ऑल्सो सेड कि बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द विनियर इट इज एन इनोवेशन, राइट. बट मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा कि देखिए, हम लोग को एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर जब हम लोग इस माल को इतना पतला काटते हैं, या तो हम लोग जो है जिनको भी हम लोग माल बेच रहे हैं उनको एक एक्चुअल सिखाएं कि इस मटेरियल की यूज कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, और उसको यूज कैसा करना चाहिए. देखिए, मेरे हिसाब से समवेयर इन द ग्रीड which is coming at a retail level when it's being sold to a consumer, right, there is this lack of information. ये information उनको जाती नहीं है. तो आज मैं जानता हूं बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक बंदे ने है अपने घर में टीक लगाया होगा, वो पॉलिश वाले ने उसको ठीक से नहीं किया होगा, कभी ना कभार जो है उसको वापस एक रेनोवेशन करना होगा 10 या 12 या 15 साल बाद, वो वापस टीक को यूज नहीं करता, या तो वो विनियर से उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं यार, ये पॉलिश के बाद उन लोग ऑफिस में तो जो है या जो भी शोरूम्स में पानी लगा के दिखाते हैं दूसरा दिखता है, जब पॉलिश होता है तो दूसरा दिखता है. मेरे को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में अनलाइक आवर एलाइड प्रोडक्ट्स विच इज प्रोबेबली लैमिनेट्स, प्लाईवुड, पीवीसीज, सीपीएल्स जो भी होंगे, और इवन पेपर, हम लोगों ने वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करके नहीं रखा है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नाउ देयर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंस दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. डिस्ट्रीब्यूटर्स आज नाम के ही रह गए हैं. So when we say about ecosystem, ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है हमारे ट्रेड के लिए. हमारे ट्रेड में जो वीनियर में पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं कि वीनियर बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रहा है, what we have seen is a factory is inviting the retailer come and select the veneer. When they come, whatever we have we offer them. जो उसमें उसको डिजाइन समझ आती है और थिकनेस तो वो पूछता ही नहीं है, थोड़ा बहुत गलती से पूछ भी ले तो कौन सा उसको सही बता दिया जाता है. मैं ओपनली बात कर रहा हूँ. तो वो आता है, डिजाइन देखता है, प्राइस पे बात करता है और वो अपना माल लेके चला जाता है. आज तक के इकोसिस्टम में मैंने इतना ही देखा है. सज्जन दुकानिया जी कुछ ऐड करना चाह रहे सर? मैं प्रगत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट, मैं बोलना चाहता हूं, हम ये पतले और मोटे विनियर की बात कर रहे हैं. देखिए, टीक जिस वुड की हम बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड इन द वर्ल्ड, और वो हिंदुस्तान में सबसे सस्ता बिकता है. उसकी रीजन एक है क्योंकि हम उसकी थिकनेस के बारे में बात करते हैं कि वो नॉर्मल में एवरेज में 0.2 के ऊपर में ये जाके कटिंग होती है, इसलिए ये इतना अफोर्डेबल है. मैं अफोर्डेबल की बात नहीं बोलता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं जिस दिन आप ये इस थिकनेस टीक से आप टीक को एक नॉर्मल थिकनेस में ले आए कि मैं इसको 0.5 में लेके आना चाहता हूं, हिंदुस्तान की 50% इंडस्ट्री का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा. सारी इंडस्ट्रियों का आधा प्रोडक्शन हो जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में आज प्रोडक्शन ही 70 से 80% टीक का है, और वो सिर्फ इसी बेस पे है कि वो 0.2 पे माल बन रहा है. 0.5 पे शायद 5% भी माल नहीं बनता होगा इस कंट्री में. तो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर पतला माल बन रहा है और एक अच्छी चीज बन रही है, और पॉलिश की बात होती है तो सभी ने कहा कि सबसे ज्यादा यूज टीक हिंदुस्तान में होता है, सबसे ज्यादा सेल इसकी है. इसका मतलब है गांव-गांव में हर आदमी पॉलिश करना जानता है इसको. थिकनेस तो इसकी 0.2 ही है. इसमें तो ऐसा है ही नहीं कि कोई पॉलिश वाला जानता नहीं इसको पॉलिश कैसे करना है, नहीं तो वो यूज ही नहीं करता कभी इसको. तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक्सेप्टेड चीज है, क्योंकि ये सबसे महंगा टिम्बर है दुनिया का, इसलिए हर आदमी इसको यूज करना चाहता है. बड़ा रेयर टिम्बर है, इसको यूज करना चाहता है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो 0.5 की जगह हम 0.2 यूज कर करके अगर हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं, प्लस हर आदमी इसको अच्छी तरह से अपने घर में यूज कर सकता है. बहुत वैलिड पॉइंट ऐड किया आपने. एंड विद नंबर्स, विद लॉजिक, वी ऑल एग्री. वी मींस without even asking, because the number and data is with us, India sells 55% teak if we compare entire veneer category. सानिध्य जी से एक सवाल है. सानिध्य जी, you are a
big brand, Greenply. Wood Crust is a sub brand under that flag. How do you see decorative veneer demand in next 4 to 6 months pan India basis? Can you give us a ballpark figure, like say percentage में इतना गिर जाएगा या अब ये take off कर जाएगा? How do you see pan India basis veneer particularly sale growing, coming down, falling? So I think definitely there will be a challenge. It will not be easy next 4 to 6 months, both at the manufacturer level and at the retailer level. There will be challenges. And आप कोई भी manufacturer का बात करिए या अच्छे retailer का बात करिए, everyone has a lot of variety and a lot of stock and a lot of money involved in the process. And आप अगर margins का ही बात करते हैं manufacturer का या retailer का, we are awarded in that way also in this particular category. We get higher margins compared to other categories we are in. So we all have to be really patient the next 4 to 6 months. जैसे ही इसका मेडिसिन और जैसे ही इसका वैक्सीन आता है, सेंटिमेंट वापस चेंज होता है. जो विनियर का कंज्यूमर है वो विनियर का ही कंज्यूमर रहेगा. So next 4 to 6 months definitely looks difficult. Everyone has to work harder. अपने costs lower करने पड़ेंगे सबको. And जो ongoing projects है वो तो चलेंगे. Sooner or later they will finish it. So, and as someone rightly mentioned, people have put money aside for their house, and they've always imagined that this is the type of house I want. So maybe I feel that in some cases where the income is low or someone is not doing as well as he was doing in the past, he might go for a cheaper veneer, or he might go he might not go for a very exotic one. He might negotiate. He might go to 3 retailers, see the best and then get it. He might not just go to one place and pick it up. But जो veneer consumer है वो veneer का ही रहेगा. तो मेरा message सारे ही manufacturers को मेरे हिसाब से and सारे retailers को यही है कि we all have to be patient collectively. We shouldn't lose patience. Okay. The takeaway from Sanidhya ji is that veneer sales are certainly going to be impacted. उस पे दबाव आने वाला है. Sale challenge है. सुरेश गाला जी, आप बहुत समय से बहुत सारे ऐसे डीलरों से जुड़े हुए हैं जो 20-20 साल से आपके साथ है. हाँ जी. आपकी उनसे बात होती होगी. हाँ. क्या अभी तक का क्या व्यू है, उन सबका व्यू पॉइंट क्या है? क्या आप अपने बारे में बताएंगे? लगभग कितने डीलर्स हैं और उन सबका क्या व्यू पॉइंट है लास्ट 2 महीने में जो आपको मिला है? अभी सब प्रोडक्ट में थोड़ा सा सेल रुका हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वापस पिकअप पकड़ लेगा और वही सेल मिलेगी जो पहले हम लेते थे विनियर में. विनियर की सेल कहीं डाइवर्ट नहीं होगी. और हम लोग 30 साल से विनियर बिजनेस में है. मैंने ये एक चीज़ देखा है, जो दिल से बेचता है, जो दिल से खरीदता है और जो दिल से लगा हुआ है विनियर में, उसको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, अच्छा ही होगा. यानी सारा खेल दिल का है. दिल नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है और जो पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ेगा. और बाकी विनियर की जड़ें बहुत मजबूत है इंडिया में, और विनियर की जगह विनियर ही लगना है. तो विनियर की जड़ें मजबूत है, विनियर की जगह विनियर ही लगेगा. विनियर जो दिल से करता है, विनियर का काम जो दिल से करता है, उसे दिक्कत नहीं आएगी. 2 से 4 महीने का झटका है, ऐसा सानिध्य जी और सुरेश जी कहते हैं. टफ सवाल, एक टफ सवाल मैं राकेश जी से पूछना चाहूंगा. राकेश जी, जो लोग आकर स्टॉक लेकर जाते थे 3-3 हजार विनियर सिलेक्शन, सभी विनियर इंडस्ट्री कराती है, बुलाती है, 1500, 2000, 3000 शीटों का स्टॉक सेलेक्ट करती है. वो रिटेलर ले जाके अपने गोडाउन में रखता है. फिर अपनी मर्जी, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के हिसाब से वो अपने कस्टमर को पहचानते हुए उसे दिखाता है, पानी मारता है और उसे पास करा लेता है. कोरोना के बाद जब ग्राहक आएगा नहीं, वो पास कैसे कराएगा? वो पानी कैसे मारेगा व्हाट्सएप पे? प्रगति जी, हम सभी जने बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, जिसको मीडिया का दौर बोलते हैं. तो आने वाला समय तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोटोग्राफ्स के ऊपर ही, जब तक पूरी ट्रैवलिंग नहीं शुरू होती है तब तक तो हम सबको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. और रही बात
जो क्वांटम में लेने वाले लोग थे, और सपोज कोई आके ट्रक लोड लेता है या कैसे लेता है, तो जो एक सेगमेंट, एक स्टॉकिस्ट का सेगमेंट और एक रिटेल का सेगमेंट है, वो तो एज इट इज ही रहने वाला है। जो स्टॉकिस्ट है उसको क्वांटम में लेना ही पड़ेगा ताकि वो अपने रिटेलर्स को फीड अप कर पाए। और जहां पर सेल की बात आएगी, डेफिनेटली वो थोड़ा सा हाँ ये हो जाएगा कि अभी हमें और उसको समय बहुत लगाना पड़ेगा। अगर हम उसको ऑनलाइन या हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समय देंगे कि किस समय आप खाली हैं नहीं हैं, तो एक वो जैसे अब हमारे पास वो फैक्ट्री में स्पेशल आता है तो उसका पूरा टाइम होता है उसके पास में, ही कैन स्पेंड हिज ऑल टाइम ओवर देयर। बट अगर हम वर्किंग टाइम के अंदर उससे लेंगे तो हमें भी आपस में एक सेटिंग करनी पड़ेगी, एक शायद में भी हमें ऑफ द टाइम भी बात करनी पड़े काम करने के लिए। मेरा ये मानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसने आगे रिटेलर्स के लिए तो अपनी क्वांटम रखना ही पड़ेगा उसको। और वो रिटेलर विनियर में आप समझ, वो जो रिटेलर आज एवरेज अगर मैं बहुत अच्छे रिटेलर्स को देखूं तो किसी के पास 12,000 स्टॉक है, किसी के पास 15,000 स्टॉक है, और उनके पास एक पजल है, उनके दिमाग पे एक बोझ है कि मैं इसका क्या करूंगा। ये कारण ये होता क्यों है, ये हुआ क्यों? धीरज जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये हुआ क्यों। मैं सज्जन जी के पास भी आऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू अत्रे दैट हाउ इट हैपेंस अब्रॉड। बट यस धीरज जी, ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसका फियर क्यों है और ये स्टॉक बना क्यों? और रिटेलर, राकेश जी ने तो कहा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिक्कत है, मैं तो रिटेलर की बात कर रहा हूँ। 10-10 हजार, 12-12, 15-15 हजार तो रिटेलरों ने रखा है। नहीं, जो प्रगत जी एक बात है, विनियर का स्टॉक अगर पड़ा भी है तो कोई उसमें दिक्कत है नहीं। विनियर पहले भी अच्छा ही चल रहा था और आगे भी अच्छा ही चलना है, तो जिनके पास भी स्टॉक है वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी इंडिया से एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री वाला 3 या 4 महीने अगला सिलेक्शन के लिए जाएगा नहीं। और विनियर ऐसा आइटम है, वो पर्सनलाइज बिजनेस है, बहुत ही पर्सनलाइज बिजनेस है। तो जहां तक मेरा मतलब मानना ये है कि अगर 3 से 4 महीना हम अगर परचेसिंग करने के लिए नहीं जाते कोई भी विनियर फैक्ट्री वाला, तो वो बिना देखे तो माल मंगाएगा नहीं, और जो स्टॉक है तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो उसमें और जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 जिसने भी स्टॉक किया हुआ है, उसके लिए तो वो एडवांटेज ही है, क्योंकि उसने सिलेक्ट करके ही माल लिया हुआ है और सिलेक्शन करके रखा हुआ है माल। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। सर देखिए, 2 इश्यूज है। एक तो सेल हम पकड़ते हैं जब कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आके हमसे मटेरियल खरीदता है, बट दैट इज इनकरेक्ट इन माय ओपिनियन। सेल वो होती है जब माल आगे बिक के साइट पे कटता है। हम अपना स्टॉक एक तरफ से लेके चैनल पार्टनर को डंप करके उसमें खुश हो जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, एंड वो इस सिचुएशन में काम नहीं आएगा। आज हमें ये वी हैव टू रियलाइज कि जो आदमी 1000, 1500, 2000 शीटें एक बार में आके खरीदता था, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, he will come and maybe take 500, 600 शीट्स, उसके यहाँ से स्टॉक लिक्विडेशन होगा। इसको साइकिल को सही होने में 4 से 6 महीना लगेगा। विनियर की कंजम्पशन एंड मार्केट में कंज्यूमर के लेवल पे शायद कम नहीं होगी, पर स्टॉक लेवल्स हमारी इंडस्ट्री में एडजस्ट होना होगा। एंड जितने भी डीलर्स हैं, एंड रिक्वेस्ट चैनल पार्टनर्स को, हम इस डंपिंग मॉडल से थोड़ा दूर हटे। अभी वक्त है हमारा सुधरने का इस पे। It will keep the health of the entire ecosystem या chain very healthy. तो उन लोगों ने जिन्होंने स्टॉक्स को पहले से ही जमा रखा है, डंप कर रखा है, उनको इन 2 महीनों में शायद पता चल गया होगा कि उनकी बाइंग कितनी सही है, या नहीं पता चला होगा तो अगले 4 महीनों में पता चल जाएगा कि वो बेच पाते हैं या नहीं। सज्जन जी, इसमें आपका इंसाइट क्या कहता है? हाउ अ रिटेलर हैज टू परफॉर्म? ये सानिधि जी, आई विल कम टू यू। सज्जन जी, दुकानिया जी, यस, हाउ अ रिटेलर शुड परफॉर्म, बिकॉज आप फर्नीचर इंडस्ट्री से बहुत करीब रहे हैं, आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, और फर्नीचर में भी स्टॉकिंग एक बड़ा इशू रहा है। हाउ डू यू सी विनियर का स्मार्ट तरीका एक रिटेलर के लिए क्या होना चाहिए जिसमें वो स्टॉक और डिस्प्ले दोनों से खेलता है? देखिए प्रगत जी, इसमें 2 चीज है। आप एक बात कर रहे हैं रिटेलर की और एक बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर की। जहां तक मैं समझता हूँ रिटेलर के पास में कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं होता, बहुत रीजनेबल स्टॉक के ऊपर काम करता है या नो स्टॉक के ऊपर काम करता है, सिर्फ सैंपलिंग के ऊपर काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास में स्टॉक रखता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी उतना स्टॉक रखता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर होशियार है, समझदार है,
वो जानता है उसकी कितनी सेल है, उसको 3 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन का स्टॉक मेंटेन करना चाहता है। अगर मेरे पास में हर महीने 5,000 की सेल है, मैं 4 महीने का स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूँ, तो 20,000 शीट मेंटेन करता है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है इंडस्ट्री का। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा ये समझता है कि मैं फंस गया हूँ इसके अंदर में। हो सकता है जब ये वीनियर का बिजनेस है, इसमें फंसने की बात नहीं होती है। कोई आइटम आउट ऑफ फैशन हो जाती है तो आप उसके अंदर में वो आइटम जो आप समझते हैं 2 महीने में बिक जाएगी, वो 2 महीने में नहीं बिक करके 4 महीने में बिक जाएगी, 6 महीने में बिक जाएगी, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आपको सेल बढ़ानी है, आपको सेल करना है, आपको इस मार्केट में रहना है, तो आपको स्टॉक तो मेंटेन करना पड़ेगा। बिना स्टॉक के कोई काम होने वाला नहीं, क्योंकि आप सामने 20, 25, 30, 40 रिटेलर को डील करते हो। आपके पास रोज नई नई तरह की डिमांड आती है। आपके पास डिमांड आएगी तो आपके पास माल होगा तो ही आपका बिकेगा, नहीं तो कस्टमर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाएगा। तो टू मेंटेन योर ओन रिटेल कस्टमर्स यू हैव टू मेंटेन द स्टॉक, देयर इज नो अदर। और जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी सेल की क्या पोजीशन आएगी, क्योंकि अब वो आज एक घबराने का मौका है, क्योंकि पिछले 2 महीने से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात सबके लिए है, जिसके पास स्टॉक पड़ा है उसके लिए भी है, फैक्ट्री वालों के लिए भी है कि आगे कैसा मूवमेंट होगा। तो लेकिन आगे की मूवमेंट के लिए मेरी एक थोड़ा सा ये, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रिटेलर हो, वो ये सोच के चले कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में उसको सोचना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है कि मैं कोविड से शॉर्ट टर्म में निकल जाऊंगा, 2 महीने बाद मार्केट ठीक हो जाएगी, 1 महीने में ठीक हो जाएगी, 4 महीने में ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं समझता। इसको अगर हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं, हम इसको आप समझो, पहले 2 महीने तो हमारे कोविड में निकल गए, तीसरा महीना हमारा चला जाएगा भी कोविड में, मैं समझता हूं, क्योंकि आधी दुकानें खुलेगी, आधी नहीं खुलेगी, कोई 3 दिन खुलेगा, कोई के ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं है, लॉजिस्टिक का काम सिस्टम नहीं है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आने हैं। तो 1 क्वार्टर तो मेरा इसमें चला गया। सेकंड क्वार्टर में ऐसा समझता हूं कि सेकंड क्वार्टर के अंदर में जितने पुराने काम अटके हुए थे वो सारे काम आएंगे और उसके लिए काम होगा और वो जरूर चलेगा। वो 3 महीना मेरा निकालेगा, 1 क्वार्टर मेरा निकाल सकता है। मैं समझता हूँ सेकंड क्वार्टर भी मेरा अच्छा जाना चाहिए। थर्ड क्वार्टर पे मेरे को डाउट जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर टोटल बंद गया, सेकंड क्वार्टर में लोग अपने आप को संभाल रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 2 क्वार्टर का एक वैक्यूम ऐसा बनेगा जो थर्ड क्वार्टर में बिजनेस को नहीं आने देगा, क्योंकि किसी की प्लानिंग ही नहीं है, कोई चीज आएगी नहीं कि कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि थर्ड क्वार्टर के अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर से मेरे हिसाब से मार्केट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाना चाहिए, जैसे पहले चलता था उस तरीके से बिकना चाहिए। सो अगर हम इसको एक लंबे तौर पे पकड़ते हैं पूरे साल के ऊपर में, तो हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर में प्लानिंग करने जाऊंगा, आई विल बी फेल्यूर, क्योंकि मैं ना स्टॉक करना चाहूंगा, ना मैं परचेज करना चाहूंगा, मेरे को समझ ही नहीं आएगा मैं कर क्या। हमको इसको एक पूरे ईयर के ऊपर में अगर हम सोचते हैं तो शायद हमको कोई गाइडलाइन मिलती है कि मेरे को क्या करना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड। So that is my view in this. Perfect. Your view is basically any distributor or whoever is having a stock, उसको अगले 2 से 3 क्वार्टर तो रिकवरी को बहुत स्लो देखना होगा। चौथे क्वार्टर में कहीं रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। Second quarter will be a good quarter. Third quarter may be a weak, but the fourth quarter will be very good. So you have a second quarter जो pending orders हैं that will be coming. Third quarter a little weak, and fourth quarter will be again bouncing back. लिहाज से रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके पास भी स्टॉक हो, ये सबके लिए स्टॉक हो, जिनके पास भी प्लानिंग चाहिए हो, वो इस दिशा में प्लान कर सकते हैं। द एक्सपीरियंस्ड मैन मिस्टर सज्जन दुकानिया हैज सेड दिस। सानिध्य मित्तल जी, you are going to add something on this, or also I have a question for you is whether stocking will be same? क्या लोग पहले की तरह ही 1500, 3000, 4500 खरीदेंगे? Also, I mean, on the same answer, this is also addition. Yes. I'll first add something and then I will answer this question. Firstly, I think कि veneer cannot be dumped. As plywood companies definitely push and dump करते हैं, but veneer इसलिए dump नहीं हो सकता because party आके selection करता है. And every retailer, every distributor, everyone, whoever's coming and selecting, they are smart enough. उनको पता है कि उनके architect और उनके market का choice क्या है and what their market consumes. So I don't think as a company we can really dump.
टू सम एक्सटेंट टीक में स्कीम के कारण, क्वांटिटी के कारण, यस आई विल अग्री कि कुछ एक्सटेंट तक डंपिंग होता है, बट नेचुरल में मेरे हिसाब से कोई डंपिंग नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी रिटेलर के पास स्टॉक है आज के दिन में, आई डोंट थिंक दे आर ट्रबल्ड। जैसे धीरज जी ने मेंशन किया था कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे स्टॉक खरीदने के लिए, सिमिलरली शायद डीलर्स भी मैन्युफैक्चरर के पास ट्रैवल नहीं कर पाएंगे स्टॉक खरीदने के लिए। जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगा वो व्हाट्सएप या कोई ना कोई डिजिटल मीडियम के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो रिटेलर आज के दिन में बाजार में बैठा है स्टॉक लेके और सही प्राइस का स्टॉक और राइट अवेलेबिलिटी है, आई थिंक ही विल बी इन एन एडवांटेजेस पोजीशन, बिकॉज कंज्यूमर को जब माल चाहिए है, किसी का प्रोजेक्ट हाफ पे अटका हुआ है एंड ही इज गोइंग टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, जिसके पास स्टॉक है he will definitely be able to sell. Very nice. Thank you Sanidhya ji. Somebody has asked a question the question will go to Jagdish Kularia ji. There is a trend of PU, is it going to impact veneers? It has always been in trend, so I don't see it being affecting the current market. They both have their pros and cons, places where they are used, so I don't see it. So from consumer perspective, PU or any substitute or anything is momentary, veneer is everlasting. Question to Mr. Suresh Gala is, sir, आपके तो 400-500 डीलर हैं पूरे इंडिया में, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था, वो बुलिश है या वो भी सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर को वीक मानते हैं? क्या रिव्यूज है सर उनके? क्या समझा नहीं मैं। उनके क्या फीडबैक्स हैं, रिटेलर्स के क्या फीडबैक है आपके जो टाइमेक्स के? हाँ जी, रिटेलर्स के मतलब ग्राहक आ रहे हैं, कुछ डिमांड आ रही है, कुछ फैक्ट्री में लग रहा है कि अगले महीने ऑर्डर्स रहेंगे या उनके माल बिक रहे हैं जो खुले हैं? फैक्ट्री में देखिए जो सिलेक्शन किया हुआ था मटेरियल पहले का, वो सब कंफर्म होके बन के जा रहा है, और अभी जो न्यूज़ पुरानी साइटें जो चालू है वहां से ऑर्डर कुछ निकल रहा है, और सब जगह से छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं। ओके, अखिलेश जी। So there is one big segment जिसकी बारे में हम बात अभी किए नहीं हैं या कर नहीं रहे, मैं वो लाना चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप फ्रॉम द रिटेलर या मैन्युफैक्चरर साइड टू द आर्किटेक्ट कम्युनिटी एंड इंटीरियर डिजाइनर कम्युनिटी सबसे बड़ा क्रक्स रहेगा इन द सक्सेस ऑफ द विनियर डिमांड एट आवर लेवल। एंड दिस इज समथिंग दैट सारे इंटीरियर जितने भी रिटेलर्स सुन रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट दे आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन। देखिए, एज अ कंपनी वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन वर्किंग विद आर्किटेक्ट्स वेरी स्ट्रांगली। ये तो आप एडवाइस दे रहे हो ना सर? एडवाइस नहीं, दिस इज अ सेगमेंट, इसके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी। चिंता कहाँ है, ये तो चिंतन है, ये तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। जितने विनियर के धंधे में ये चिंतन करके ही दिन भर आर्किटेक्ट के साथ ही रहते हैं। मैं इस बात का, मैं अत्रे लखोटिया जी से सीधा सीधा सवाल पूछने वाला हूँ। अत्रे जी, आप तो पूरा फोकस ही आर्किटेक्ट पे रखते हैं, ट्रेड तो आपने कभी देखा ही नहीं, इतनी नाराजगी क्यों आपको ट्रेड से? सर मेरे को कोई ट्रेड से नाराजगी नहीं है, मतलब इकोसिस्टम से नाराजगी होगी। आपने पहले भी इकोसिस्टम की बात कही थी। देखिए, मैं वापस एक ही पॉइंट को ड्राइव करूंगा। मैं जैसे काफी लोगों ने यहाँ पर बोला, यू हैव टू सेल विनियर विद अ पैशन, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बिलीव इन द प्रोडक्ट, आपको उस चीज को समझना चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कि आपको वो चीज सिर्फ समझना नहीं चाहिए, आपको सामने वाले को समझाना भी चाहिए। अब जनरली ट्रेड सेगमेंट में मेरा जो तजुर्बा रहा है राइट एट द वेरी स्टार्ट, सब लोग जो है कहीं ना कहीं आकर के एक प्राइस पॉइंट पर अटक जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा हमेशा एक मानना है दैट द कंज्यूमर विल ऑलवेज डिफाइन द प्राइस। इट इज अ कंज्यूम, एनी प्रोडक्ट इज ड्रिवन बाय अ कंज्यूमर डिमांड, वही जो है प्राइस को डिटरमिन करेगा। तो इतना जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि नहीं मेरे को तो मतलब किसी और का ये रेट है ना वो रेट है, तो उस कारण से मैं थोड़े ट्रेड से मैं नाराजगी नहीं है। पर मेरे पास जैसे फ्रेंचाइजीज है ही, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी हम लोग ने फ्रेंचाइजी की क्या, भले एक ही ग्रुप हो बट लाइक माइंडेड पीपल आते हैं। तो आज ग्रोथ किसको नहीं चाहिए? इंस्टेड ऑफ, जैसे हम लोग का प्लान है इस साल के एंड पे खोलने का इवन इन साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, अगर मेरे को कोई ढंग के फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगे, आई एम हैप्पी टू लुक एट इट। बट अगेन मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम इज माइंडसेट। नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। देखिए,
सब लोग बोल रहे हैं कि विनियर के डिमांड में कुछ नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, मैं उनसे 100% अग्रीमेंट में हूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज नेवर गोइंग टू एंड, वी आर नॉट गोइंग टू गेट पुश बैक बाय 10 years. अब फर्क इसमें सिर्फ यही आ रहा है जो मेरे को लगता है एज मैन्युफैक्चरर्स, और हम लोगों को ये जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, आर्किटेक्ट्स को, दिस इज द राइट टाइम when demand, like Sajan ji said, and people are agreeing, is going to be limited for 1 quarter or 2 quarters, we must spend more time in the right process of education plus true innovation of products, not comparisons. मेरे को हमेशा लगा है कि हिंदुस्तान में हम लोग एक कंपैरिजन से काम करते हैं, हम लोग कोई इनोवेशन से काम नहीं करते हैं. आज इन्होंने टीके में कर दिया, उन्होंने क्रॉच कर दिया, इसने डाइट कर दिया, उसने रिकॉन कर दिया, उसने ये कर दिया, ये चल रहा है, वो चल रहा है, 4 प्रोजेक्ट्स में लग गए, हम लोग भी ले आते हैं. तो आई थिंक दैट ऑल द रिटेलर्स टुडे, ऑल द मैन्युफैक्चरर्स टुडे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको एक मौका मिला है, यू आर गोइंग टू बी सिटिंग ऑन फ्री टाइम, यूटिलाइज इट टू चैनलाइज योरसेल्फ ऑन द पाथ अहेड. क्योंकि अगले 6 महीने से या 9 महीने में, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा अलग है, मेरे को लगता है डिमांड विल कम बैक ओनली इन लास्ट क्वार्टर, क्योंकि अगले क्वार्टर में जो जितने भी कारपेंटर्स है वापस मेरे हिसाब से आएंगे नहीं, तो साइट पर काम नहीं होना चाहिए. नाउ यहाँ आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन मिस्टर कुलारिया, हिज बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू नाउ बिकम इवन मोर सक्सेसफुल फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द नीड ऑफ द आवर. बट एनीवेज, ये मेरा कहना है, मतलब ये मेरी सोच है और कुछ नहीं. Very well said. Atre, you have put a different perspective. Akhilesh has put a different perspective that we have to focus on architects because they actually drive the business in veneering. Atre is also saying that he likes consumers because they are more decision makers, more on the decision maker side. And if there is a franchisee or a partner who is like-minded, who can really understand the customer, it's always good to be with, working with. और ये सभी veneer manufacturer के लिए ये रहता है कि like-minded, यानी जो पैशन के साथ कंज्यूमर को समझने की क्षमता रखता हो. पैशन एक बहुत वेग वर्ड है, लेकिन एक्चुअल क्रक्स छुपा है कस्टमर समझने के खेल में. अगर एक वीनियर रिटेलर कस्टमर को समझ लेता है, समझने के बाद उसके पास जो उसके टेस्ट का माल पड़ा है उसे बेचता है, तो सक्सेस रेट फास्ट है. अगर उसके पास जो भी पड़ा है वो सब कुछ पुश करता है, तो उसका सक्सेस रेट कम है. और उन वीनियर सेलर्स का जिनके पास ये अंडरस्टैंडिंग और कस्टमर की सेंस है, उनको कोविड उतनी देर तक नहीं परेशान करेगा. कोविड की आपदा 2 क्वार्टर परेशानी भरी है, लेकिन वीनियर को कोई हिला नहीं सकता, ऐसा ये सारे मैन्युफैक्चरर मानते हैं. मैंने ये देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में पेमेंट साल में 1.5 बार घूमती है. रिटेलर भी कहते हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो 1.5 से 2 बार ही रोटेट होती है. सानिध्य जी से सवाल है, और ये सवाल फिर तुरंत राकेश जी पे आएगा, कि ये रोटेशन क्या इतनी स्लो है? हेलो, यस सर. सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बार? क्वेश्चन ये है कि कंपनी कहती है कि उसकी उधारी बहुत लंबी है. कई लोग कहते हैं कि 1.5 बार रोटेशन घूमता है विनियर में. क्या ये सही है, और अगर है तो क्यों? एडवाइस भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ सिस्टम्स जरूर ऑर्गेनाइज होंगे. दिस विल बी एन एडवाइस फॉर रिटेलर ऑल्सो एंड मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, कि आप लोग कैसे फास्ट रोटेट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं, कि यही सही है, 1.5 बार वाला सिस्टम सही है. प्लीज. सी, हमारे इंडस्ट्री इन जनरल द रोटेशन इज वेरी स्लो. सबको उधार का आदत लगा हुआ है हर एक सेगमेंट में, बट आई थिंक विनियर में वी आर मच बेटर ऑफ कंपेयर्ड टू एनी अदर प्रोडक्ट कैटेगरी. इतना खराब सिनेरियो. यू आर टॉकिंग अबाउट वुड क्रस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट वुड क्रस्ट. हमारा मैं सिचुएशन का बात कर रहा हूं. ऑलराइट. विनियर वी आर मच बेटर ऑफ कंपेयर्ड टू प्लाईवुड और एनी अदर सेगमेंट इन व्हिच वी आर देयर. सो एंड जाहिर है कि यू नो ये ट्रेंड इंडस्ट्री में इसलिए बिकॉज हर आदमी को बहुत ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है. जैसा आप बोल रहे थे 10,000 15,000 शीट या 20,000 शीट भी किसी के पास है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास विनियर का है. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वेयर ही हैज टू मेंटेन अ ह्यूज वैरायटी एंड अ ह्यूज स्टॉक फॉर हिज मार्केट इज वन ऑफ द रीजंस उन लोग उधार लेते हैं. अच्छा, ह्यूज स्टॉक रखने का कुछ तो जेन्युइन रीजन है कि यू नो अवेलेबिलिटी चाहिए, एंड कुछ
genuinely लोगों को overstock करने का आदत हो गया. In these difficult times when the companies will also be stretched and companies will also be forced to ask for money, everyone has to reduce their stock level and everyone has to come to a level which is optimal. तो हर आदमी को रियलाइज करना पड़ेगा, कंपनी को रियलाइज करना पड़ेगा कि कितना स्टॉक पे कंपनी को ऑपरेट करना है विदाउट लूजिंग एनी बिजनेस. एट द सेम टाइम रिटेलर को भी असेस करना पड़ेगा और हर आदमी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वर्किंग कैपिटल साइकिल में इस समय फंसे नहीं. बिकॉज वन ऑफ द की थिंग्स, देखिए सेल तो हर आदमी का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हर आदमी का खत्म हो रहा है, बट the most difficult thing and the most important thing right now to manage is the working capital cycle. अगर कैश फ्लो कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना खराब नहीं करेगा इस समय और इस समय को सर्वाइव कर लेगा, तो जैसी डिमांड आता है सब कुछ नॉर्मल होता है, they will bounce back. Thank you, Sanidhya. The takeaway is you have been performing better in veneer compared to others. So other industry जो भी ये कहता है कि उसका साल में 1.5 बार 2 बार घूमता है, उसको डिफाई करते हैं. सानिध्य जी कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पेमेंट्स इनफैक्ट बेटर है. अब सभी लोग अपने मन के अंदर इसे झांकेंगे, देखेंगे कि उनकी कितनी बेटर है, और अगर इनकी बेटर है तो क्यों बेटर है ये भी आप लोग चाहेंगे तो. और मैं आपको इनवाइट करूंगा कि अगर किसी का सानिध्य जी से कोई सवाल है तो पूछ सकता है उंगली उठाकर, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया. और जगदीश कुलेरिया जी से एक छोटा सा सवाल है, बड़ा क्रूशियल है. सर, पेमेंट साइकिल में आप लोगों का क्या रोल रहता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर? Do you people play a vital role, or you depend on the project side only, or you also as a contracting firm, you people also invest some capital, big one? So we surely invest our own money. We get our payment cycles with the client is say about 60 days, somewhere 45 days. So we need to maintain that payment cycle, but in the near future, aane wale time, I think it will remain the same. We would again follow 45 days or max 60 days if we can, if it is viable. If not, 45 days is. So is the payments also coming from behind, जो जिनके लिए आप काम करते हैं? I mean, if work has been done काम हुआ है, then we do get payments. We get payments after 45 days, 60 days, could be somewhere, could be more. But COVID is not going to impact much of the payment cycle in coming time. For example, if you take about commercial projects, the projects that we do, the IT projects where payments are streamlined, they don't really delay a lot, but then 80% we see the same scenario being followed. So more or less we are seeing a shortfall of 15 to 20% as per user perspective. Correct? Yeah, somewhere, yes. Somewhere. So उसकी वजह से जो delays होंगे, stock संभाल के रखना होगा, सोच समझ के रखना होगा. अगर किसी ने बिना सोचे समझे रखा है तो उसके पास ये समय है कि उसे घटाए कैसे. वीनियर एवरग्रीन प्रोडक्ट है. अगर किसी को थिकनेस कम करके भी माल बेचना है और वो बेच पा रहा है, अगर उसे कंप्लेन नहीं आ रही है, वंडरफुल. लेकिन सबसे बड़ा क्रक्स है, इकोसिस्टम वीक है. पुश ना करें, क्वालिटी को प्रेफर करें, अपने कस्टमर को पहचानें और उन्हें वीनियर प्रेरित करें. मैं पर्सनली प्रगत द्विवेदी एज ए प्लाई रिपोर्टर वर्किंग फॉर 20 years in this line, मैं पर्सनली ये मानता हूं वीनियर इज रिप्लेसेबल. वीनियर आज के बिजनेस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. 100 डीलरों के बीच सिर्फ 6 डीलर होते हैं जो वीनियर को फुल्ली डेडिकेट करके काम करते हैं. हर मार्केट में अगर आप देखेंगे 100 per 100 dealers, only 6 to 8% people deal in veneer really. Now in those 6 to 8%, hardly 50%, 30 to 50%, अगर एवरेज आउट करेंगे तो 40% डीलर्स को ही वीनियर की समझ होती है कि वीनियर वो जो बेच रहे हैं उसको वो कैसे बेच रहे हैं, वो खरीद के कैसे लाया है, उन्होंने सिर्फ देखा देखी वीनियर खरीदा है या उनको सच में वीनियर खरीदने आता है. मैंने अपने अनुभव से देखा है कि वीनियर उन्हें खरीदने आता है जो कंज्यूमर को समझते हैं. जैसा आत्रेय ने कहा, जैसा अखिलेश ने कहा, जैसा सानिध्य जी ने कहा, यह समय है स्टॉक को कम करने का. स्टॉक कम तब होगा जब आपकी खरीद सही होगी. अगर आपकी खरीद सही नहीं है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं. अगर आपकी खरीद सही नहीं है
तो कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंट रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, अदरवाइज आपका स्टॉक बिल्ड ही नहीं होता। साइज अगर आपने तोड़ के बेचा है, ग्रुप्स अगर आपने तोड़ के बेचे हैं, उसमें भी प्रोफेशनलिज्म की शायद कमी हो सकती है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रगति जी, इस सारे सिनेरियो में एक बात सबसे ज्यादा उठ के आ रही है कि वीनियर का स्टॉक ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या है? इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी, चाहे वो रिटेल में डील कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट हैं, चाहे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये बात हम सब जने जानते हैं कि अगर हम घर से एक कंटेनर या एक ट्रक बाइंग करने के लिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर वहां पर हमारे को हमारे टेस्ट का मटेरियल अच्छा मिलता है, तो हम उसको उस समय में 2 कंटेनर या 4 कंटेनर या 2 ट्रक की परचेजिंग पे ले जाते हैं। उसके लिए वीनियर के अंदर में जितने भी सज्जन लोग काम करते हैं, मैक्सिमम जो मैंने अभी तक देखा है, जो लोग खाली कमर्शियल प्लाईवुड की तरह उसको यूज करते हैं कि मैं जाऊंगा, वीनियर का ट्रक ले जाऊंगा, घर जाकर के बेचूंगा और फैक्ट्री वाले के पैसे दे दूंगा, वो इंसान वीनियर के ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जिसको ये पता है कि ये वीनियर मैं अपने पसंद से लेके जा रहा हूं, आज मेरे पास कैपेसिटी से है परचेज करने की, और वो अपनी परचेज के अकॉर्डिंगली उसने जितनी भी चॉइस करके मटेरियल रखा हुआ है, वो कभी भी बिकेगा, उसको ओवर स्टॉकिंग से कभी तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ उसी सज्जन को आएगी जिसके पास फंड्स की प्रॉब्लम है। करेक्ट। हम अपने सेशन में अब तक 1 घंटा 15 मिनट का लिमिट पार कर चुके हैं। इसके बाद हम सभी के पास आएंगे एडवाइस के लिए, एडवाइस टू द इंडस्ट्री, एडवाइस टू द ट्रेड। ये 2 चीजों के लिए मैं एक बार सबके पास जरूर आऊंगा। इसके पहले अभी तक के पॉइंटर्स को मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। पहला, वीनियर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, और इस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के वेबिनार को सपोर्ट करने के लिए यूरो प्रतीक को, उनके ग्रुप को, उनकी टीम को मैं धन्यवाद कहूंगा। ये कॉज, आज हमारे वेबिनार्स को सपोर्ट करने का कॉज हमारे लिए कोई एडवर्टाइजिंग बिजनेस का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड है। और जो भी इस सुविधा में, इस चीज को, इस नॉलेज को पहुंचाने में हमारे साथी बन रहे हैं, वो हमारे धन्यवाद के भी पात्र हैं, और लाखों लोगों की, हजारों लोगों की, हमारे ट्रेड की बरकत के भी अधिकारी हैं। मैं यूरो प्रतीक को उनके ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के लिए, उनके इस इंटेंट के लिए धन्यवाद करता हूं। और इस बीच अगर टेक टीम या मधु या राजीव किसी के पास भी अगर वीडियो रेडी हो, जरूर प्ले करेंगे। इस प्ले करने के बाद मैं सबके पास एक सवाल पूछने आऊंगा। एक रिटेलर को वीनियर के धंधे में रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो कैपिटल कितनी लगा के रहनी चाहिए? सपोज एक रिटेलर पूरे महीने में 400 शीट वीनियर बेचता है, जिसमें हम 30% 40% टी, 30% 40% नॉन टी और 15% 10% एक्सोटिक वीनियर अगर वो बेचता हो, अगर इस कॉम्बिनेशन में काम करता हो, तो उसका आइडियल स्टॉक क्या होना चाहिए? नंबर्स है 300 शीट। अगर एक रिटेलर 300 शीट करता हो, मैं ये सवाल अत्रे से तो स्पेसिफिकली पूछने वाला हूं कि अगर एक दुकानदार 300 शीट बेचता हो, तो उसका स्टॉक का रेशियो क्या हो, उसका कैपिटल क्या इन्वेस्टमेंट हो। और इस सवाल के आने के पहले मैं टेक टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो प्ले करें अगर रेडी है तो, और नहीं रेडी है तब तक आप अत्रे जी अपना जवाब देते रहे। ये जवाब सबसे मैं लेने आऊंगा जिसको, अच्छा वीडियो रेडी, प्लीज play the video. This is a video of Euro Pratik.
Thank you, Tech Team, for playing this. Thank you, Europratik Group, for supporting the cause. And my question is back to Atre Lakhotia ji. Whether do you see investment important role? So whether do you see how much should be the investment for a retailer to jump in and credible enough to join hands with, say, a person like you? आप अनम्यूट करेंगे सर? मैं इसके लिए इसके बाद सज्जन जी के पास आऊंगा इस सवाल को पूछने के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से वी नीड टू रियली डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अ रिटेलर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम लोग उस रिटेलर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका फोकस इज, मान के चलिए कम से कम 70 से 80% सिर्फ विनियर के सेल्स पर है एंड नॉट द होल गैम्बिट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो जनरली हिंदुस्तान में होता है कि आदमी जो है विनियर बेच रहा है, लैमिनेट भी बेच रहा है, प्लाई भी बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है। नथिंग रॉन्ग विद इट, मैं ये नहीं बोलता हूं उसमें कुछ गलत है, ठीक है, पर अगर उनका फोकस जो है सिर्फ विनियर पर है तो मेरे हिसाब से अगर उनको 300 शीट की सेल है, दे प्रोबेबली शुड नॉट, मेरा पर्सनल फीलिंग है कि उन लोग को 1 या 1.5 महीने से ज्यादा का स्टॉक रखने की कोई दरकार नहीं होती है। और उसका कारण बहुत सिंपल है, कंज्यूमर पैटर्न बिहेवियर बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, क्योंकि जब वो उस रिटेल की दुकान से निकलेगा, किसी और की दुकान में जाएगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में होता है, चाहे डिजाइनर हो चाहे कंज्यूमर हो, उन लोग 4 जगह जाते हैं एक ही चीज को देखने के लिए। फिर जब जाते हैं उनको कुछ नया दिख जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उस हिसाब से। बट मेरे हिसाब से इफ यू आर फोकस्ड इन द विनियर बिजनेस, और अगर आपको 300, मेरे हिसाब से 1.5 टाइम्स ऑफ स्टॉक इज मोर देन सफिशिएंट। अगेन, इसमें बहुत जरूरी है आपको खुद डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है। आपको काम करना है उस सेगमेंट में जहां पर रिटेल लेवल पर आपको विनियर बेचना है सिर्फ 150 रुपीज एंड अबव, आप उसी सेगमेंट में फोकस कीजिए ना। फिर आप जो है वो जबरदस्ती 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए के सेगमेंट में ना फोकस कीजिए। आपको भूलना पड़ेगा आपको एक बार में, क्योंकि अगर आपको हर चीज करना है तब तो फिर आपको 10,000 शीट भी कम पड़ जाएंगे। वंडरफुल, 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 परफेक्ट, यस। No, like I was saying from the very start, हम लोग का एक पूरा सिस्टम ही जो है, it has to come from a manufacturing level. Great insight. मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से ही समझाना पड़ेगा, बॉस हम लोग की स्पेशलिटी या हम लोग का फोकस ये है, अपन लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। आप वैसे भी जाकर के दूसरे 4 फैक्ट्री से माल लेते हो, आप उधर पे जाकर के अपना दूसरा फोकस कर लो। एंड दिस इज ऑलवेज बीन, मतलब मैं हमेशा ही ऐसे काम किया। सभी रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, अगर आपको बॉम्बे जाना है तो कृपया कलकत्ता की टिकट जरूर ना कटाएं, और अगर आपको कलकत्ता जाना है तो बॉम्बे की टिकट ना कटाएं। यमुनानगर जाना है तो यमुनानगर को प्रिफर करें। अगर लग्जरी बेचना है, इटालियन एक्सोटिक बेचना है तो उसे प्रिफर करें। कहने का आशय यह है कि अगर जिस ऑब्जेक्टिव पे जाना है टिकट वहां की कटाएं, उधर का ऑब्जेक्टिव रखें, अच्छे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव रखें, ना कि सब कुछ बेचें। सस्ता भी बेच लूं, टीक भी बेच लूं, पतला भी बेच लूं, नॉन टीक भी बेच लूं। इससे आप अपने वीनियर के ऑब्जेक्टिव से भटकते हैं। मैं सज्जन जी से पूछूंगा, सज्जन जी आपका क्या एडवाइस है रिटेलर्स के लिए आने वाले समय में? अनम्यूट होगा करना आपको, प्लीज। जो आपका कहना है प्रगत जी कि 300 शीट की सेल हो तो उसको क्या स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं कि 300-400 शीट की जिनकी सेल होती है, इन लोगों को कोई तरह का भी स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहिए। इनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आप समझो जिस ट्रेड में 200 वैरायटी है, उसमें आप क्या मेंटेन करोगे क्या नहीं करोगे, आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप देखेंगे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग सिर्फ टीक बेचना चाहते हैं या रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो जो छोटी क्वांटिटी जो बेचने वाले लोग हैं वो उसी के अंदर में सीमित रह जाते हैं कि वो उसका थोड़ा सा स्टॉक 200-500 पीस मेंटेन कर गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर उसको वैरायटी ऑफ द आइटम बेचनी है तो वो उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता स्टॉक, और मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा उसको स्टॉक करने की। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सुरेश जी। बिल्कुल, सज्जन जी ने बहुत ही परफेक्ट बताया है। लेकिन कई लोगों को विनियर का शौक होता है और उनको होप होता है कि आगे जाके वो सेल 500-600 क्रॉस कर लेंगे, तो वो किस्सों में वो स्टॉक करते होते हैं। और अगर 300 का हुए सेल तो मेरे सज्जन जी ने परफेक्ट बताया है, वैसा ही करना चाहिए। सनीति जी, क्या होलसेलर कल्चर है हमारे विनियर में? क्या आपको लगता नहीं होलसेल कल्चर बदला है, काफी रिटेल पर आ गया है?
डायरेक्ट लोग बाई करते हैं? आई थिंक ये मार्केट टू मार्केट डिफर करते हैं इंडिया में. देयर आर सम मार्केट जहाँ पे ये होलसेल कल्चर है, जहाँ पे ये सैंपल वाला भी कल्चर है कि रिटेलर का सैंपल पड़ा, अगर कस्टमर फाइनल कर लेता है तो बैलेंस माल आ जाता है. सम मार्केट्स में ऐसा ट्रेंड है, एंड कुछ मार्केट्स में ऐसा ट्रेंड है कि द स्टॉकिस्ट इज द रिटेलर. सो उस रिटेलर के लिए क्या एडवाइस है? आई थिंक सबके लिए मेरे तरफ से यही एडवाइस है कि मतलब पहले का सिनेरियो प्री कोविड अलग था, पोस्ट कोविड अलग है. तो आपको सबको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव न्यू एंड डिफरेंट वेज टू सेल योर मटेरियल एंड टू अट्रैक्ट योर कंज्यूमर. एंड ऑल्सो हर आदमी को अपना एक्सपेंसेस लोअर करने पड़ेंगे. पहले बहुत सारे फैंसी एक्सपेंसेस शोरूम के अंदर में, फैक्ट्रीज के अंदर में, ऑफिसेस के अंदर में पहले जो वैलिड था वो आज शायद वैलिड नहीं है. सो वी ऑल हैव टू रीवर्क on our expenses and we have to make sure कि lowest expense में पहले से डबल मेहनत करें for the same business. Very nicely said. Akhilesh ji, your point and then I'll come to Dheeraj ji. Yes, sir, हमारा मॉडल हमेशा थोड़ा सा अलग रहा है because we maintain our own stock point in Delhi. तो we have always promoted हमारे channel partners कि वो कोई भी ज़्यादा stock अपने ऊपर ना रखें because we provide them service, fast service दिल्ली से. So I think as Sandhya ji said, the model is different state to state, city to city. अगर कोई 300-400 शीट की सेल करना चाहता है वो प्रोडक्ट मिक्स देखे. If it's coming mainly from teak, तो शायद 1-1.5 महीने का स्टॉक से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट टिपिकली रिटेल लेवल पे 4 से 5 महीने से ज़्यादा का स्टॉक रहना नहीं चाहिए. कमिंग टू द कोविड पॉइंट, वी हैव टू फोकस कि हम अपने कंज्यूमर को एक सेफ फीलिंग कैसे दे व्हेन दे कम टू आवर शोरूम या टू आवर शॉप या जो भी अपना रिटेल पॉइंट है उस पे फोकस करके एंड उनको वो कम्युनिकेट करना दैट आवर स्पेस इज सेफ फॉर यू टू विजिट एंड हम सारे तरीके की सावधानी ले रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट आई होप एवरीवन रियली फोकसेस ऑन, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा. थैंक यू अखिलेश जी. यस धीरज नंदू जी. मैं सज्जन भाई की बात से सहमत हूँ कि जो आदमी ने 300 या 400 सीट बेचनी है उसने कोई स्टॉक रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे डेकोरेटिव का 200-300 आइटम है तो वो 200-300 सीट में तो कुछ भी बन नहीं पाएगा, मतलब कुछ कर नहीं सकेगा. तो ठीक, या तो सैंपल वाला जो सिस्टम होता है कई जगह पे पॉपुलर है. बट अगेन एक चीज मैंने देखा हुआ है कि जिसके पास में ज्यादा स्टॉक है, ओवर स्टॉक नहीं बोला जाता है, बट जो समझदारी के साथ जो आदमी जो स्टॉक करता है, जिसको अटिया जी ने कहा कि जैसे विनियर का बिजनेस को एक पैशन होना चाहिए, समझना चाहिए और विनियर में दिल लगा के काम करे. 80% या 90% तक उसका कंसंट्रेशन जो है सिर्फ विनियर बेचने का जो पैशन है, अगर वो है और स्टॉक मेंटेन करके चलता है तो वो हर एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर अपना अपना खुद का, मतलब उसको मालूम है कि उसका मार्केट शेयर उसके सिटी में या उसके स्टेट में क्या है. तो अकॉर्डिंगली वो भी यही चाहेगा कि भाई मेरे पास में अगर समझो 200 या 300 विनियर के आइटम्स है और सारे स्टॉक्स पॉइंट ये है, सो इट इज एज गुड एज अ फैक्ट्री इन अ सिटी. अगर मानो आप कोई भी दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कोई भी जगह हो, जो आदमी के पास 25 या 30 हजार या 40 हजार शीट का जो स्टॉक रख के काम करता है, या बॉम्बे में भी 3 से 4 जन ऐसे हैं जिसके पास में 50,000 से ऊपर के स्टॉक्स है विनियर के, भले उनका सेल 50,000 शीट का ना हो, 10,000 शीट का हो, 20,000 शीट का हो, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी एज गुड एज स्टॉक पॉइंट, या तो फैक्ट्री ही गिना जाता है. तो उससे इन ए वे देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स हु कैन बी, जहां पर ये सुविधा है, जहां पर ऐसे स्टॉक पॉइंट्स है, वहां तो स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन जहां पर ऐसी सुविधा नहीं है या जहां पर रिटेलर खुद स्टॉक करते हैं, if they can improvise, cut cost, maintain their rotation system, they do not need to keep a stock more than 2 months. That's what I have come so far. राकेश जी से गुजारिश है कि वो एडवाइस टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रिटेलर्स के लिए. इसमें मैं भी सजन भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ. विनियर में जिसने छोटी क्वांटिटी में 200-400-500 शीट में ही वर्क करने का ध्यान बनाया है, उसको स्टॉक रखने की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं होती है. हाँ, बहुत सारे स्टेशन दूर हैं, छोटे स्टेशन है जहाँ उनकी पहुंच नहीं है, तो वो आसपास के एरियाज के डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन जो सज्जन अपनी
स्टॉकिंग रख के काम करना जानते हैं, उनको पता है, कमाई भी वही करते हैं। दूसरा सज्जन कोई जी बहुत अच्छा, बताएं मैं बीच में। मेरा इसमें यही सजेशन है कि काम कोई भी कहते हैं जैसे पूरा करना है तो वो पूरा ही होता है, तो ही उसमें आपको प्रॉपरली बेनिफिट्स होते हैं। बीच में अधूरा करके थोड़ा करके कि मैं थोड़े से कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं होता, वो फंस जाता है। और पूरी मार्केट के अंदर जैसे अभी सभी बोल रहे हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है, हम एक स्पीशी को आपके लिए 15 से 20 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्पीशी को खाली, तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाती है। उसके लिए हमें बहुत प्रिपेयर होके चलना पड़ता है, और प्रिपेयर फिर वही रहता है, उसको घर से मालूम है कि मेरे पास फंड्स हैं, तो ही मैं विनियर के बिजनेस में वो कोशिश करता है आने के लिए। जो भी ये सोच के आएगा कि विनियर ठीक है मैं ले लिया, मैं बेच के कर लूंगा, वो सज्जन फंसने ही वाला है। धन्यवाद। मैं जगदीश जी से पूछूंगा कि एज ए यूजर व्हाट इज योर एडवाइस फॉर सप्लायर्स? See, getting the material on time, that would be great at this critical moment. And rest, I think as people start moving in, work starts happening, the cycle will keep going on. So this is about it. Thank you, Jagdish. And here today on this panel, the wonderful wisdom words on veneer, whatever we have received so far is, एक आम रिटेलर जिसकी सेल 300 से 400 शीट की है, उन्हें बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं रखने की जरूरत है, और अगर अब तक आपने जमा कर लिया है तो आपको उसे कहीं ना कहीं खुद ही डील करना होगा। दूसरा, जो होलसेलर बहुत ज्यादा स्टॉक रख के काम करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्टॉक को रीटेक करते हुए ऐसे कई रिटेलरों को अप्रोच करें और उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी में किसी दुकान की सेल पूरे साल में सपोज 2 करोड़ की है या 1.5 करोड़ की है या 1 करोड़ की सेल है, पूरे एनुअल सेल, और कोविड के बाद अगर उसकी सेल 50% घट जाती है तो और वो विनियर नहीं बेच रहा है, तो वो विनियर बेचना शुरू कर दे, क्योंकि उस होलसेलर के पास उनको माल देने के लिए विनियर है, और विनियर एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी है। अगर वो विनियर सिखाए उसे बेचना तो उस रिटेलर को भी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, क्योंकि आने वाले समय में प्रोजेक्ट सेल धीरे होने वाली है, लोग ऑफिसेस से कम घरों से ज्यादा काम करने वाले हैं, और अगर ये ट्रेंड आता है जो कि काफी इनएविटेबल दिखता है, तो सभी लोग अपने घरों में इंप्रूवमेंट लाएंगे, और अगर वो इंप्रूवमेंट लाते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विनियर की सेल आने वाले समय में अच्छी हो सकती है। इस साल नहीं, लेकिन अगले साल जरूर होगी। 2020-21 कमजोर साल है, लेकिन 2021-22 अच्छा रहेगा सभी के लिए। मैं एक सवाल तेजी से सबके साथ पूछना चाहूंगा, क्या विनियर में दाम बढ़ेंगे? यस प्लीज। मेरे हिसाब से बढ़ने ही चाहिए। क्यों? सप्लाई सर, तो विनियर के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अगर हम अपने आज को सिनेरियो को देखें, डॉलर की वैल्यू कहां पहुंच गई है। मैं वही बोल रहा हूँ, तो विनियर आने का वाले रेट समय तो में बढ़ना ही बिल्कुल चाहिए। यहाँ से इमीडिएट इफेक्ट पे ही आपको 15 से 20% का डिफरेंस मिलेगा। सर, मेरा पॉइंट एक दूसरा है। मैं वापस सब लोगों से यही बोलता हूं कि विनियर को आप प्लीज कमोडिटी की तरह उसको ना ट्रीट करें रिटेल एंड पर, क्योंकि हम लोग अगर मैन्युफैक्चरर्स ही जो है उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डीलर्स हैं वो भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये जो बदलाव आना है, इट हैज टू कम फ्रॉम द टॉप, वो नीचे से नहीं आ सकता है। हम लोग को ही एकजुट होना पड़ेगा। सॉरी, अभी आप बोल रहे हैं डॉलर 20% बढ़ गया। सर, आप 20% क्यों, आपको 30% बढ़ाना है, 35% बढ़ाना है, पर सामने आप उनको एक क्वालिटी भी दीजिए, आप उनको एक आश्वासन भी दीजिए, आप उनको एक अश्योरेंस भी दीजिए कि आप जो देंगे उनको उसका एक सही वैल्यू वो पेमेंट कर रहे हैं। क्या विनियर के दाम ऊपर से ही शुरू करनी पड़ेगी। थैंक यू अत्रे जी, आपने कहा विनियर के दाम जरूर बढ़ने चाहिए। राकेश जी ने कहा कि दाम तो ऑलरेडी डॉलर की वजह से बढ़ चुके हैं। सुरेश जी और धीरज जी, दाम बढ़ने चाहिए या ऑलरेडी आपने बढ़ा दिए क्या? नहीं, अभी बढ़ने चाहिए, बढ़ाए नहीं है अभी, लेकिन अब एक बात जरूर है प्रगत जी कि वो हर एक आदमी अगर बढ़ाएगा नहीं तो सरवाइव नहीं हो पाएगा,
क्योंकि जो कॉस्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड मिनिमम कॉस्ट जो लगनी है वो लगनी है। और अट्रिया जी ने बोला कि वो 5-10% अगर डॉलर बढ़ता है, 10% नहीं, 10% के सामने 20% बढ़ाएगा तो ही फैक्ट्री सर्वाइव हो पाएगी। बिकॉज खाली उसको खाली ये फॉरेन करेंसीज का ये नहीं है, वो बाकी भी सारे खर्चे तो है। आज जैसे आपने समझो कि मोरलेस सभी फैक्ट्री वालों ने, फैक्ट्री बंद भी थी तो भी अपने लेबर को सैलरी, यानी दाम बढ़ना चाहिए ना। 100% बढ़ेगा सुरेश भाई, दाम बढ़ेगा। कॉस्ट बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी का सिचुएशन दाम बढ़ाने का नहीं है। अभी पहले सेल मेकअप होना चाहिए और वॉल्यूम में जाना चाहिए। सेल मेकअप अगर दाम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं सेल टूटेगा। यानी सप्लाई जरूरी है। आपके जो जी प्रगति जी, मैं बोलूं, अगर एक बात है, अगर यह अपने सबकी किसी की भी एग्जांपल ले जाए, अगर हम एक चीज सोचते हैं कि नक्की करते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, एप्पल का आईफोन चाहिए या ये चाहिए, जो व्हाटएवर वी टेक एग्जांपल, एनी एग्जांपल, अगर मेरे को मूवी देखने जाना है, मैं पीवीआर में जाऊंगा तो मैं वो आई नो दैट के व्हाट आई एम गोइंग टू लाइक, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट या व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, जो मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो वो जिसको जो जरूरत है, दाम से उसको कोई रिलेशन नहीं है। विनियर भी अपनी ये चीज है कि जिसको कोई दाम से, प्राइस से नहीं बिकना है। विनियर इज लाइक, मेरा पूछना सिंपल था कि दाम बढ़ना चाहिए, दाम बढ़ेगा, तो सबने कहा कि हाँ बढ़ना चाहिए। सुरेश सप्लाई में अभी बराबरी रखनी चाहिए, प्रेशर रहेगा, सेल को भी अचीव करना है, इसलिए दाम शायद अभी ना बढ़ पाए। दाम बढ़ाने के लिए फेवर में ज्यादातर लोग दिख रहे हैं। सज्जन जी, आपका विजडम ड्यू। Your voice has to be unmuted. इसमें दो तरह से वालों को इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो जो सबने बोला डॉलर की प्राइस है कि डॉलर में जो फर्क आया वो है। दूसरा हमें पड़ रहा है कि अब हमारा प्रोडक्शन या कोई भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन, मैं ये नहीं समझता कि जितना वो अभी तक कर रहा था वो उतनी बड़ी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने वाला है। अगर उतनी बड़ी क्वांटिटी का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर जाना है उसको। तो इसमें डबल मार है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी ऊपर जाना है, उधर डॉलर का भी फर्क है। तो सोच समझ करके, भले आप अभी महीने भर मत बढ़ाओ, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, पुराना स्टॉक है, आप माल निकाल सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे तो प्राइस बढ़नी ही पड़ेगी। मिस्टर सानिध्या। I completely agree. I think because of lower production, जो overheads है वो that will be much higher because of low production, and हर आदमी को कुछ ना कुछ, हर मैन्युफैक्चरर को कुछ ना कुछ लेबर इश्यूज है, डिमांड के इश्यूज है। So definitely cost of production has gone up. आपका currency has gone up. Also जो availability point है, they also have COVID, right? आज यूरोप से आ रहे हैं, या अमेरिका से आ रहे हैं, वहां पे भी कोविड के इश्यूज है, वहां पे भी उनके अलग प्रॉब्लम्स है सप्लायर्स के। So putting everything together, I think we have to increase prices. अब इसमें यह है कि भाई कौन कितना स्टॉक पे बैठे है, कौन कितना जल्दी पेशेंस लूज कर रहा है। If companies and manufacturers lose patience and they want to keep selling at lower prices even now, it's totally their call. But I think it's time that all of us should collectively decide on increasing our prices. Just for everyone's information here, we have already announced this. हमारा जो नया price list है with increased prices is already gone to the network. Thank you very much. Very clear message. Akhilesh ji, you have something to add here? Price point only. सर हमारा तो हमेशा मन रहता है कि हर महीने 3-3% रेट बढ़ाने का, क्योंकि उसमें ट्रेडर को भी फायदा होता है, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होता है, पर वो अंदर की इच्छा है। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। जून में बढ़ा देंगे कि नहीं? हाँ, जून में बढ़ा देंगे कि नहीं? मन तो है बढ़ाने का, but you have to keep a practical view also. Here on this panel, with ending note, price may increase depending if manufacturers want to sell less, collect more. Price may not increase if manufacturers want to sell more, collect less. Price is definitely a pain point. Cost has gone up. सभी retailers, dealers, wholesalers, उनको support में प्राइस बढ़ाने के लिए तैयार रहना होगा, अगर वो चाहते हैं कि उनका मैन्युफैक्चरर भी कमाए। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैन्युफैक्चरर ने बहुत पहले से ही बहुत पैसा कमा लिया है, तो वो उसे रिक्वेस्ट करके पुराने प्राइस पे भी ले सकते हैं। ऐसा मैं इस पैनल के माध्यम से समझ पा रहा हूं। थैंक यू अत्रेया फॉर एडिंग सो मच वैल्यू। अत्रेया ने कहा
कि वीनियर बेचने वालों को आज की सबसे अच्छी बात जो है, एक लार्ज मास के लिए वीनियर बेचने वाले को उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी और उसकी क्वालिटी को चुनकर काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्रक्स ये रहा, 300-400 शीट बेचने वालों के लिए बहुत बड़ा स्टॉक नहीं रखें, और होलसेलरों के लिए ये आउटकम है कि वो मेहनत करें, आउट ऑफ वे जाकर जो लोग वीनियर सेल नहीं करते हैं उनको भी वीनियर सेल करना सिखाएं, क्योंकि इससे उन दुकानों को एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी मिल सकती है और आने वाले समय में जो उनका बिजनेस लॉस पोस्ट कोविड हुआ है उनको उस नई प्रोडक्ट कैटेगरी में खाली समय में वीनियर को समझ बढ़ाने में भी मिलेगा। राकेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? प्रगति जी, मैं एक सानिध्य भाई से एक सजेशन भी चाहता हूं, और वो शायद हमारे सारे डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और मे बी होलसेलर्स के लिए, जो हम एक पॉइंट थोड़ा सा बीच में कहीं मिस कर रहे हैं, फाइनेंस का। जैसा हमारा इस समय सिनेरियो चल रहा है, सभी जगह फाइनेंस की प्रॉब्लम तो है ही है, क्रंच तो है ही है। तो मैं सानिध्य भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को इस तरह का एक गाइडलाइन दीजिए, जो आपने चैनल पार्टनर के रूप में ये सभी लोग, हम लोग बैंक्स को कैसे यूज करें, लोकल में हम एलसीज और बैंक फंडिंग को, क्योंकि बैंक इस समय बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप ग्रीन प्लाई से हर तरह से आप लोग इन चीजों को यूज करते हैं, थोड़ा सा सारी की सारी मार्केट। वंडरफुल सर। हम लोग राकेश जी, हम लोग पहले भी इन द पास्ट ऑल्सो वी वर ऑफरिंग चैनल फाइनेंस टू आवर डीलर्स, एंड हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नहीं भी चैनल फाइनेंस फैसिलिटी ले रहे थे, वी आर मोटिवेटिंग देम कि आप चैनल फाइनेंस फैसिलिटी लीजिए। आज के दिन में चैनल फाइनेंस का फैसिलिटी, इवन द कॉस्ट, जिस कॉस्ट में आज मिल रहा है कंपेयर टू द पास्ट, इट इज अ लोअर कॉस्ट, सो इट इज अ बेनिफिट टू ऑल टू द एंटायर ट्रेड। हर एक रिटेलर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेनिफिट है कि वो चैनल फाइनेंस फैसिलिटी ले सकता है। जैसे हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, आई एम श्योर हर एक मैन्युफैक्चरर या तो दे रहा है या देना चाहता है। सो इफ ऑल ऑफ सर, इसके लिए माफी चाहूंगा सानिध्य जी, इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा सा आप इसको हमारे को ब्रीफिंग करें कि हम अपने बैंक्स के साथ में अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के लिए कैसे चैनल फाइनेंसिंग के लिए अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं, कैसे हमारे को उनको ऐसा एक सिस्टम दे पाए कि उनके लिए इजी हो, क्योंकि हर डीलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर बैंक के यूजिंग को समझता नहीं है। राकेश जी, इसके लिए मैं अलग से सीएफओ लोगों का एक वेबिनार जरूर कंडक्ट करूंगा। आपका वैलिड पॉइंट है, और मैं चाहूंगा कि सीएफओ जो फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं कंपनीज के, मैं सानिध्य जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सज्जन जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुरेश जी से भी करूंगा कि अगर आपके एक्सपर्ट सीएस या सीएफओज होंगे, हमें जरूर मौका दीजिए कि हम उन्हें होस्ट करें, और हमारी ट्रेड रिटेल कम्युनिटी के लिए इस तरह की गाइडलाइन हम दे पाए। धन्यवाद राकेश जी। इस वेबिनार के कंक्लूजन का क्रक्स यही है कि आप उन लोगों से जुड़े जिनके प्रोडक्ट और जिनकी स्टैंडर्ड आपके कंज्यूमर से मैच करते हो। वीनियर सेलिंग एक आर्ट है, वीनियर सेलिंग एक ईमानदारी है, और वीनियर सेलिंग कोविड के बाद जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि लोग पहली बार घरों का इंपॉर्टेंस समझ पाए हैं, और घरों में कोई माने या ना माने, वीनियर एक एस्पिरेशन है। वीनियर लगाने की तमन्ना हम सभी को रहती है। कारपेंटर घुसे ना घुसे, आज नहीं घुस रहा है, लेकिन हम भी 2 महीने पहले कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। तब कोरोना के 600-700 केस थे तो हम बंद हो गए, और आज कोरोना के केस लाखों में है तो हम घूमने लग गए। यानी कारपेंटर और कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिशिंग, सब कुछ आने वाले समय में केयरफुल रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलने लगेगा। महीना या 1.5 महीना, वीनियर बिजनेस का अंत नहीं है, वीनियर का रिप्लेसमेंट नहीं है। वीनियर एक एवरलास्टिंग चार्मिंग प्रोडक्ट है जो आने वाले समय में बढ़ेगा, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप बहुत स्टॉक लेकर बैठे हैं, आप जरूर उसे देखें कि आपने ये स्टॉक क्यों किया, स्टॉक किया तो किस लालच में किया, वो लालच आज आपको भारी पड़ रहा है, या उस समझदारी से अगर आपने उस स्टॉक को रखा है तो आज भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में आप उस स्टॉक को लिक्विडेट करें। अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है तो उसके बायर होंगे, हैं, और चूंकि रेट बढ़ सकते हैं वीनियर के, इसलिए वो स्टॉक आपको कुछ पे ही करने वाला है। सबको धन्यवाद। अगर मैंने कुछ भी ऐसा अनजाने में कहा हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं।
इंटेंशन एक ही है, राइट प्रोडक्ट, राइट मटेरियल, ईमानदारी से बेचें और प्लाई रिपोर्टर के वेबिनार्स में हमेशा रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल द ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच ऑल द